चलिए, तो स्टूडेंट्स ये क्या था कि हमारा जो डिवाइस है, जो लैपटॉप है, ये बंद हो गया था एक्चुअल में चलते चलते। तो ठीक है, कुछ इशू हो गया था ऐसे टेक्निकली, तो उसकी वजह से क्लास आपकी कट गई थी। बट ये पार्ट आप सेकेंड ही समझे इसको, ठीक है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन हम देख रहे थे 40 नंबर का, है ना। देखिए क्वेश्चन क्या है, ये कह रहा है कि आपको अलग चुनना था, ठीक है। अब इसमें अलग मैं आपको बता रहा था, एक होती है आपकी अभाज्य संख्या, एक होती है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या वह होती है जो खुद से और अन्य किसी संख्याओं से भी भाजित हो। जैसे मान लो भाज्य संख्याओं की अगर मैं बात कर लूँ तो भाज्य संख्या वह होंगी, जैसे 4 है, ठीक है, 6 है, उसके साथ साथ आप देखोगे 8 है, 9 है। 9 के क्यों है भाज्य संख्या, कई बच्चे इसको अभाज्य मान लेते हैं जल्दी जल्दी में। ये विषम भाज्य संख्या है। तो इसमें कैसे होगा, ये 1 से भी है, 9 से भी है, 3 से भी है कि नहीं, और ये 1 से भी है, तो ये क्या है, 3 इसके हैं। वहीं आप 4 देखो, 2 से भी है, 1 से भी है, 4 से भी है, ठीक है। वहीं एक होती है अभाज्य संख्या। जो अभाज्य संख्या होती है बच्चे, वो खासतौर पर खुद से विभाजित होती है। जैसे 2 है, 2 1 से होगी, ये सम अभाज्य संख्या है। ये 2 से होगी, केवल 2 से होगी। जैसे 3 है, 3 1 से होगी, 3 से होगी। 5 है, 5 1 से होगी और 5 से होगी, खुद से होगी। तो ये होता है। तो इसमें क्या है ना, आपको यही अंतर देख लेना है। तो देखो, जो भी स्टूडेंट्स ने इसका राइट आंसर दिया, ज़रा देखिएगा 40 नंबर का क्वेश्चन 40 में। तो इसमें जो अलग है ना बच्चे, अगर आप देखें, इसमें अलग है आपका ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। देखो, ए भी आपकी भाज्य है, सारी संख्या है, 21 भी, 27 भी, 30 भी। बी भी आपका 36 है, 38 है, 42 है, 40, ये भी भाज्य है। 36 92 98 90, ये भी भाज्य है। लेकिन आप देखोगे 52, आप मुझे बताओ 59 किसी से है, 59 से और 1 से, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गॉट इट। नेक्स्ट परिच्छेद है, देखिएगा, पढ़िए पैसेज को। सर्वेलेंस तकनीकों का व्यापक उपयोग, जो कि सीसीटीवी कैमरों से लेकर उन्नत चेहरे पहचान प्रणालियों तक विस्तृत हो गया है। किसका, जो सर्वेलेंस तकनीकी है। ये राज्यों और निगमों के बीच में व्यक्तियों के साथ संवाद करने के तरीकों को बदल दिया। सरकारें प्राय बड़े पैमाने पर निगरानी के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उपाय के रूप में उचित ठहराती है। इस बीच निजी तकनीकी कंपनियां लक्षित विज्ञापन एवं पूर्वानुमानात्मक विश्लेषण के लिए उपयोगकर्ता डेटा का विशाल संग्रह करती हैं। यद्यपि ऐसी प्रथाओं से कार्यकुशलता और व्यक्तिकरण में वृद्धि होने का दावा किया जाता है। आलोचकों का क्या तर्क है। आलोचकों का तर्क है कि गोप्यता के संरक्षण से अभिव्यक्ति एवं लोकतांत्रिक भागीदारी पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। किससे, गोपनीयता के संरक्षण से, अगर आपने सही से नहीं किया तो। इसके अतिरिक्त कई व्यक्तियों को यह जानकारी नहीं होती कि उनका डेटा कैसे उपयोग किया जा रहा है। आपने बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे दे दिया होगा, आप अलाउ अलाउ कर देते हैं, एप्लीकेशन लेते हैं, ठीक है, कई ऐसी वेबसाइट्स को दे देते हैं। उसके साथ साथ आपने सिम वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें, आपका डाटा वगैरह वगैरह, या आपने आईडी दी होंगी विभिन्न तरीके से, विभिन्न जगह आधार कार्ड, तो ये सब आपका डाटा है, पर्सनली बायोमेट्रिक है। रूम लेते हैं या फिर जहाँ भी, कैसे उपयोग किया जाता है, जिससे समाहित और स्वायत्तता पर नैतिक चिंताएं उत्पन्न होती हैं। जबकि कुछ क्षेत्रों में कानूनी ढांचे मौजूद हैं। डिजिटल अधिकारों एवं निगरानी मानकों पर वैश्विक सहमति अभी भी असंभव बनी हुई है। ठीक है, क्या है, इन पर कोई सहमति नहीं है, इन पर असहमति है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन जरा देखिएगा। अब पूछा क्या है, सबसे पहले आपसे पूछा है पहले में निष्कर्ष, है ना। आइए देखते हैं, पहला स्टेटमेंट समझे, यहाँ से गलत निकालेंगे सही भी निकलेगा। निगरानी तकनीकें व्यक्तिगत गोपनीयता एवं लोकतांत्रिक मानदंडों के लिए चुनौती प्रस्तुत करती हैं। इसमें जो पहले बोला गया, यही तो बोला गया है कि इससे चुनौती बढ़ेगी, बात सही है। लोग हमेशा अपने डेटा का उपयोग निगमों द्वारा किए जाने से पहले सूचित सहमति देते हैं। अब देखो, दूसरा जो स्टेटमेंट है, उनको यही नहीं पता है कि हमारा डाटा कहाँ उपयोग हो रहा है, कैसे, तो ये तो उसका अपोजिट हो गया, तो बकवास कर रहा है, गलत है। बड़े पैमाने पर निगरानी के नैतिक निहितार्थ अभी भी अंतर्राष्ट्रीय बहस का विषय है। यही बोल रहा है, बिल्कुल अभी भी ये विषय बने हुए हैं और लोग इस पर सहमति व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, असहमत हैं।
डिजिटल निगरानी निगरानी नागरिक स्वतंत्रता से समझौता किए बिना सुरक्षा की गारंटी देती है। देखो बच्चे, ये सुरक्षा की गारंटी नहीं देती है, क्योंकि अभी सुरक्षा नहीं है। अगर सुरक्षा की गारंटी होती तो वैश्विक स्तर पर हो जाता। तो यहाँ पर दूसरा गलत है, चौथा गलत है। आइए देखिए, दूसरा गलत और चौथा गलत। सही कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इंग्लिश वाले बच्चे पैसेज पढ़ें आप। पैसेज नंबर 1 ये जो है आपका 40 नंबर का क्वेश्चन, और पैसेज 1। क्योंकि क्लास हमारा चलते चलते बंद हो गया था, ठीक है, लैपटॉप जो था, अब हमने उसको दोबारा पुनः स्टार्ट किया है, रिस्टार्ट की हैं चीज़ें, तो इसलिए ये एक सेपरेट पार्ट हमने बना दिया है, वो पार्ट से आप आसानी से देखिए। नेक्स्ट है इस पर पूर्व धारणा वाला, क्या है देखिएगा, 42 नंबर। पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। जैसे आधुनिक डिजिटल निगरानी की जटिलताओं को संभालने के लिए कानूनी ढांचे पूरी तरह से सुसज्जित हैं। नहीं, अभी पूरी तरीके से ये सुसज्जित नहीं है। यहाँ पर शब्द देखो, पूरी तरह, तो ये तो गलत है। अधिकांश व्यक्तियों को इस बात की पूरी जानकारी और नियंत्रण होता है कि उनका व्यक्तिगत डेटा किस प्रकार एकत्रित और उपयोग हो रहा है। ये कह रहे हैं अधिकांश। देखो जी, अधिकांश, ऐसा नहीं है, लोगों को ये पता ही नहीं होता। मैं कहूँ, आपने आज से 2 साल पहले जो रेंट पर रूम लिया था, बताइएगा उसका डाटा जो आधार कार्ड है आपने लिया उनसे वापस? नहीं। आपने लाइब्रेरी ज्वाइन करी, वहाँ पर कोचिंग आपने करी, वहाँ पर आपने सिम खरीदा, वहाँ पर आपने विभिन्न प्रकार के एप्लीकेशन डाउनलोड करे, वहाँ पर उनको एसेस दे दिया वहाँ पर, तो इसका आंसर क्या होगा? आपसे पूछा है कि मान्य है, तो कोई नहीं इसमें मान्य है, दोनों गलत है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पैसेज पढ़िएगा, देखिए। भाषाविदों ने लंबे समय से इस बात पर बहस की है कि क्या हम जो भाषा बोलते हैं वह हमारे सोचने के तरीके को प्रभावित करती है। यह सिद्धांत भाषाई सापेक्षता के नाम से जाना जाता है। संज्ञानात्मक विज्ञान में शोध यह सुझाता है कि विभिन्न भाषाएं स्थान, समय या रंग को अलग अलग तरीके से व्यक्त कर सकती हैं, जिससे बोलने वालों के अनुभव एवं शरीरीकरण के तरीके प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ आदिवासी भाषाओं को बोलने वाले लोग बाएं या फिर दाएं के स्थान पर मुख्य दशाओं का उपयोग करके अपनी स्थिति का निर्धारण करते हैं, जिनके परिणाम स्वरूप उनके पास बेहतर स्थानिक जागरूकता होती है, और जबकि भाषा विचारों को कठोरता से निर्धारित नहीं कर सकती। यह एक ढांचे के रूप में कार्य करती है जिसके माध्यम से अनुभव निर्मित किए जाते हैं। यह समझ शिक्षा, अनुवाद और अंतर सांस्कृतिक संवाद के लिए महत्वपूर्ण निहितार्थ रखती है। पूछा गया है निष्कर्ष आपसे, क्या पूछा गया है? निष्कर्ष पूछा गया है। देखते हैं, देखिए, बस हमें क्या है ना, पैसेज पर ही रहना है, इधर उधर नहीं भगना है। पैसेज में क्या बातें हुई हैं और इसमें क्या बातें हो रही हैं। कोई व्यक्ति जो भाषा बोलता है वह संज्ञानात्मक प्रारूप और धारणा को सक्षम रूप से प्रभावित कर सकती है। बात सही है, इसमें कोई दुराग्रह ही नहीं है, बिल्कुल वो प्रभावित करेगा ही करेगा, इसमें तो नॉर्मल सी बात है। भाषाई सापेक्षता बताती है कि भाषा की परवाह किए बिना सभी मानवीय विचार जैविक रूप से समान हैं। सभी मानवीय विचार नहीं बच्चे, ये सभी एक से नहीं होते हैं, क्योंकि अलग अलग होते हैं। किसी की सापेक्षता सार्वभौमिक संग्राम का पहचान नहीं और उसका दबाव नहीं होता है, बल्कि सांस्कृतिक परिवर्तनशीलता का दावा भी करते हैं, तो ये गलत है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरे में है कि भाषा एवं संस्कृति भिन्नता इस बात को प्रभावित करती है कि लोग दुनिया का वर्णन किस प्रकार करते हैं और उसे कैसे संवाद करते हैं। अगर आप तीसरे स्टेटमेंट को देखें तो तीसरा स्टेटमेंट आपका डेफिनेटली सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर एक ट्राइब्स के एग्जाम्पल से भी आपको बताया। चौथा है कि भाषा इस बात को आकार देने में कोई भूमिका नहीं निभाती कि मनुष्य अनुभवों को किस प्रकार वर्गीकृत करता है। ये बात गलत है। वहाँ पर स्वयं आदिवासी का आपको एग्जाम्पल लेके कहा गया है कि वो कई ऐसे स्थानिक कारकों को, जैसे भाषा वर्गीकरण अनुभव को प्रभावित करती है, वहाँ की स्थानीय रंग वगैरह को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, चौथा और दूसरा गलत है, पहला तीसरा सही है। आइए देखते हैं, चौथा और दूसरा गलत है, पहला और तीसरा सही है। तो देखो, आंसर ए नहीं है, आंसर बी नहीं है, आंसर डी नहीं है, करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट, पूर्व धारणाएं 44। भाषाओं के बीच अनुवाद में अर्थ में वैचारिक अंतर को ध्यान में रखा न चाहिए। बात एकदम सही है, क्योंकि आपका वैचारिक अंतर अलग अलग हो सकते हैं, मेरे वैचारिक अंतर अलग हो सकते हैं आपसे, आपके अलग हो सकते हैं। यहाँ पर सभी भाषाएं एक ही तरह से और एक ही हद तक अनुभूति
को प्रभावित करती है? नहीं, अलग अलग करती हैं, कुछ दाएं से बाएं और कुछ रंग विशेष स्थान, ठीक है। तो सभी तो नहीं होगा ना, कुछ होता तो मानते। तो यहाँ पर दूसरा गलत है, पहला स्टेटमेंट चाहिए, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन क्या है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चनों में मैं कहूँगा, लेकिन एक बार आपको ये देखने में कठिन लगेगा, बट अगर आप इसको करेंगे तो इजी आपको लगेगा। कैसे, आइए देखिएगा। देखो बच्चे, यहाँ पर ये कह रहे हैं कि 0.8 की पावर 5x बराबर कितना है, 256/625 है। फिर पूछा आपसे 32x का मान क्या है, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पर क्या पूछा है, 32x का, ये जो x का मान क्या है, यहाँ पर x का मान क्या है, 5 है। मुझे एक बात बताओ बच्चे, मैं अगर आपसे कुछ पूछूं तो क्या आप बता सकते हैं? क्या अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या आप कुछ बता सकते हैं? जैसे मुझे बताओ, ये कह रहा है कि 8, मुझे आप बताना ज़रा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 0.8 की पावर कितनी है, 5x है, और इसका मान कितना है, 256/625। क्या आपको नहीं लगता ये किसी का वर्ग होगा, घन होगा, या उससे ज़्यादा हो सकता है? जैसे मैं कहूँ आपसे, देखिएगा, अगर मैं इसको 4 से काटूँ तो कटेगा क्या, 4 चौक 16, 16 चौका 64, और 64 अगर आप देखें तो 256। मतलब कि कहने का तात्पर्य ये हुआ, अगर हम 4 की पावर 4 ले लें और बटे 5 की पावर 4 ले लें, तो इसका कहने का मतलब ये हुआ 4/5 की पावर आप देखोगे 4 है। भाई यही तो है। अब मुझे बताओ कि 32 किसकी पावर हो सकती है? अब मुझे एक बात बताओ, ये 32 किसका है मान है? यही तो पूछा है ना आपसे, तो 32 किसका मान है? जरा मुझे एक बात बताओ बेटा, ये जो आपका है तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान 5 मान लेंगे, वैसे 4 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, x का मान 5 और 4। अब मुझे बताओ 32 की बात कर रहा हूँ, 32 किसी संख्या में आप कर सकते हैं इसको, जैसे 2 से करो। अगर मैं 2 से आपसे करवाऊँ तो 2 से आप देखो इसको, आप इसको भाग भी दे सकते हैं, 2 से देखो, जैसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और दूनी 32 हो गया। 32 आ गया कि नहीं? तो कितनी बार हुआ, तो 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर कितनी है मुझे ये बताओ, ठीक है, जल्दी फटाफट मुझे ये बताओ 2 की पावर कितनी है। तो आप कहोगे सर 2 की जो पावर है ना वो है 5, ठीक है, कोई दिक्कत, 2 की पावर 5 है। अब मुझे यहाँ पर बताओ कि x का मान क्या है, एक्चुअली x का मान क्या है? तो x का मान क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर x का मान कितना है, 5x है, ठीक है, 5x है। तो यहाँ पर क्या है, 5x बराबर कितना, 4 है। तो x बराबर कितना, तो x बराबर कितना, 4/5, यही है। अब यहाँ पर मुझे बताओ कि 2 की पावर 5 है, तो मैं इसको यहाँ पे रफ कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इसको रफ कर देता हूँ क्योंकि हमें x का मान पता है। तो आप मुझे बताओ बच्चे, तो यहाँ पर 2 की पावर 5, क्योंकि x का मान पूछा है वहाँ पे, गुना किसका करना पड़ेगा, गुना 4/5, क्योंकि x का मान ये रहा, मुझे x का मान देखो 32 की पावर x है ना, तो मैं x का ही रख रहा हूँ, तो 5 से 5 डिवाइड हो जाएगा, तो 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 4। तो यहाँ पर आप कहोगे जो x का मान है वो क्या है, 2 की पावर 4 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गॉट इट। तो ये इजी क्वेश्चन था, बस आपको समझ जाने थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 46 नंबर, तो 45 इजी है ये। चलिएगा, ये क्वेश्चन मैंने आपको टेलीग्राम पर भी दिया था, तो कई स्टूडेंट्स ने इसका करेक्ट आंसर दिया होगा, कई ने नहीं दिया होगा। चलिए आज इसको समझ लेते हैं, आपके साथ में चर्चा का बिंदु बना लेते हैं। देखो क्या है, ये कह रहे हैं कि 7 को 141 बार लिखने पर एक संख्या n बनाई जाती है। मानो कि अगर 7 बराबर में n बराबर कोई भी संख्या ऐसे 7 डैश 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 कितनी बार लिखा है, ये 141 बार लिखा है, ठीक है, n का मान। और ये कह रहे हैं कि इसी n को अगर 13 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये पूछ रहे हैं आपसे, ठीक है। किया जाए तो शेष का वर्ग ज्ञात करें, ठीक है, किया जाए तो शेष का वर्ग ज्ञात करें, जो शेष बचेगा उसका स्क्वायर, मतलब कि उसका वर्ग क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। आइए अब यहाँ पर समझ लेते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन 2000 आप देखोगे, यहाँ पर स्क्वायर पूछ लिया, वहाँ पर रिमाइंडर पूछा था, बस 2023 की परीक्षा में यूपीएससी ने पूछा था, ठीक है। तो ये पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। अब देखो जरा इसको समझना, इसको आप रखेंगे तो बिल्कुल एकदम, क्योंकि भाग वाला सवाल है। मुझे बताओ, मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, हालांकि ये बहुत इजी है अगर आप करें तो।
देखो मुझे बताओ, अगर मैं 7 को भाग करूँ, n का मान मान लो 7 है और 13 से भाग करूँ तो कितना आएगा, 7 आएगा। फिर मैं 77 को कर दूँ 13 से तो कितना आएगा, 13×5 = 65, 13×6 = 78। देखो 13×5 = 65 ही जाएगा, 78 तो ज़्यादा हो जाएगा तो 12 आ जाएगा। फिर मैं कहूँ अब यहाँ पर, क्योंकि 2 7 को कर लिया तो कितना आ रहा है, इतना। अब देखो 13 से कर रहे हैं तो हमें पता है जब 2 7 को कर रहे हैं तो 12 से आ रहा है, तो मतलब कि यहाँ पर हो जाएगा 127। 13 निमा कितने होते हैं, 117। कितने होते हैं, 117। यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा तो 10 आ जाएगा। वहीं अगर हम देखें, अब हमने 3 का मान जब हमने देखा, भाग कर रहे थे 3 को, 3 7 को, तो कितना आ रहा था, 10। तो यहाँ पर चौथा, जब हम 4 को करेंगे 13 से तो कितना आएगा, तो 107 है। अब 13 निमा 117 होते हैं, 13 निमा 117 होते हैं। अब मुझे बताओ 13 अट्ठे कितने होते हैं, 100 कितने होते हैं, 104। तो देखो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5। तो कितना शेषफल आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है। अब मुझे एक और बात बताओ, हमने कितने तक लिख लिया, 4 तक। अब मैं आपसे कहूँ 5 तक लिख ले, 5 7 लिख लेते हैं, ठीक है, 5 बार 7 लिख लेते हैं। अब हम 13 से विभाजित कर लेते हैं। तो मुझे बताओ जब हम 4 कर रहे थे तो कितना आ रहा था, 5। तो कितना आएगा, 57। यहाँ तक अगर हम कहें 57, 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौका 52। कितना बच्चे, 52। तो बचा कितना, यहाँ पर आ जाएगा 5। कितना आ जाएगा, 13 चौका 52, 5 आ जाएगा, तो ये 57। 13 चौका 52, ठीक है, कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी। 13 चौका 52, तो यहाँ पर भी 5 आ गया, फिर 57। तो सॉरी, यहाँ पर कोई मिस्टेक हुई है क्या, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। तेरह नहीं, मैं 117 सही है, 13 अट्ठे 104, ठीक है, 13 अट्ठे 104 भी सही है। इसमें से घटाएंगे, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हुई है मुझे। ये 13 अट्ठे 104 होते हैं ना, और ये 7 है, तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब हम कर लेंगे, ये मुझसे ऊपर मिस्टेक हो गई थी, 3 बचेगा यहाँ पे। अब 4 को विभाजित कर रहे थे तो 3 बच रहा था, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 37। तो 13 दूनी 26, 13 तिया 39, तो 13 दूनी 26, कितना बचेगा, 1 और 1, कितना हो गया, 11। अब देखो जब हम 7 7 लिखेंगे, 6 तक करें तो 11 बचा। अब हम 7 7 को क्या करेंगे, जो 7 नंबर के साथ हैं इनको लिख करके 13 से विभाजित करते हैं, तो देखो कितना आएगा, यहाँ पर बच रहा था 11, तो कितना होगा, 13 निमा 117, मतलब कि 0। अब बच्चे एक बात मुझे बताओ आप, ये 6 का क्या है, रिपीटिशन हो रहा है। अब जैसे आप जाओगे, जितने भी 6 यहाँ पर 6 7 रिपीटेड हो जाएंगे। अब आप चलोगे 7 फिर रिवाइज, तो ये इस तरीके से जब आपके हो जाएंगे 6 6 12, जब आप 12 लिखोगे ना, 12 7, 12 बार 7 लिखोगे, तो आपका फिर 0 आ जाएगा। तो रिपीटेशन हो रहा है हर 6 के बाद में, कितने के बाद में, हर 6 के बाद में रिपीटेशन हो रहा है। अब जरा आइए सीधे क्वेश्चन पर चलते हैं। तो हर 6 के बाद में रिपीटेशन हो रहा है ना। अब मुझे बताओ हैं कितने टोटल, टोटल हैं कितने, टोटल हैं कितने, टोटल हैं आपके 140, ठीक है, 140। अब मुझे एक बात बताओ बच्चे, 140 है ना, 141 सॉरी, मुझे बताओ अगर मैं कहूँ आपसे कि 7 को जब हम 20 बार लिख लें, ठीक है, 7 को जब हम 20 बार लिख लें तो कितना आएगा, 7 दूनी 14, 140। और ये कितना कह रहा है, ये कितना कह रहा है, 41। तो मैंने कहा एक ही तो बचा, एक 7 बचा। बताइए कि बच्चे कितना बचा, तो 140 पदों पर सभी कितने होंगे, 13 से विभाज्य हो जाएंगे, 13 से विभाज्य हो जाएंगे। और 140 को आप 13 से विभाजित करोगे तो शून्य आएगा, तो शेषफल कितना बचेगा। अभी देखो हमारे पास में क्या है, एक 7 बच रहा है ना, क्योंकि 40 है, 41 बचेगा। अब मुझे बताओ बच्चे, अगर हम इस 7 को, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 141 को अगर 6 से रिपीटेशन हो रहा है तो 6 दूनी 12, कितना बचेगा 2, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 चौक 24, यहाँ पर देखते हैं एक सेकेंड, 6 चौक 24, ये 2 बचेगा, और 2 दूनी 4, नहीं ऐसे नहीं होगा, ये इस तरीके से होगा जैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना है, अगर आप देखोगे इतना हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचा, 7 रिमाइंडर बचा। तो अब देखो यहाँ पर क्या है ना, वर्ग उसका, तो 7 7 कितना है, 49। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। गॉट इट। चलिए, मैं करवाता नहीं क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन दिया था और कई बच्चे इसका मेथड जानते भी हैं, कई नहीं जानते हैं। चलिए देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर देंगे।
और कितने इसका गलत देंगे। 47 नंबर, एक व्यक्ति ने कितने लिए हैं 582 वस्तुएं खरीदी। ठीक है, 582 वस्तुएं खरीदी हैं और जिसमें कितने हैं, जिसमें आपके 2,13,789 रुपये का भुगतान किया। भुगतान की गई राशि में अंक 1, 8 और 9 ठीक है गलत हैं तथा शेष अंक सही हैं और भुगतान की गई राशि सही ज्ञात करो। अब देखो बच्चे, इसमें क्या होगा, अगर मैं कहूँ आपसे कि ये गलत है 1, 8 और 9, ठीक है 1, 8, 9, मुझे आप बताओ कि जब आप क्या करोगे कि कोई वस्तु आप खरीदते हैं, जैसे मैं कहूँ आपसे 10 वस्तुएं आपने 20 रुपये में खरीदी, तो टोटल पेमेंट्स कितनी दे दी। ठीक है, तो आप कहोगे सर 200। मैं कहूँ अगर आपने एक वस्तु 10 की खरीदी है और 200 रुपये दिए हैं तो कितने, तो आप कहोगे सर इसको भाग कर देते हैं 10 से, तो 20 वस्तुएं हमने खरीदी हैं। अब यहाँ पर भी यही है, आपको कितने की दे रखी हैं 582 वस्तुएं दे के रखी हैं और रुपये दे दिए, तो कितनी रुपये की है एक वस्तु, ये आपको बताना है कि नहीं, और उसमें संख्या ये नहीं आएगी। तो देखो ज़रा समझना इस बात को थोड़ा समझो तो शायद आपको और भी बेटर तरीके से समझ में आए। देखो बच्चे है क्या, क्योंकि 582 वस्तुओं को खरीदने के लिए 2,13,789 रुपये का भुगतान किया और भुगतान की गई राशि में 582 से विभाजित होगी, या फिर आप कहोगे 582 के वो गुणज से विभाजित हो सकती है। तो अगर मैं कहूँ कि 500 जो संख्या होगी, एक्चुअल में क्या है ना, जो वस्तु आप खरीद रहे हैं वो वस्तु क्या है 500 का या तो गुणज होगी, ठीक है जो भी आएगा, या फिर इससे क्या होगी, इसके गुणनखंड से जो भी इसके गुणनखंड आएंगे, ये जो संख्या बन रही है ये इससे क्या होगी विभाजित होगी, है कि नहीं। अब मुझे यही करना है, 582 के गुणनखंड क्या है मुझे वही निकाल लेने हैं। ठीक है, क्या करने हैं 582 के गुणनखंड निकाल देने हैं। निकाल दो इसके, कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा 8 हो गया 18, 9 दूनी 18 और 2 1 2। ठीक है, अब 2 से नहीं जाएगा 3 से चला जाएगा, क्या 3 से जा रहा है, 3 से जाना चाहिए। 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27 और ठीक है 3 7 21। ठीक है, क्या और जा रहा है किसी संख्या से, तो ये तो 97 से जाएगा एक बार, तो केवल कितनी संख्या हो जा रहा है, ये इनसे जा रहा है, ये 2 से 3 से और 97 से। ठीक है, अब आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, यहाँ पर ये बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो ऑप्शंस दे के रखे हैं अब वो आपके ऑप्शंस 2 से 3 से और 97 से विभाजित होने चाहिए। इसके गुणनखंड क्या बने हैं, 2 बना है, 3 बना है और 97। तो ये जो विकल्प हैं इसमें राइट वही विकल्प है जो इसके गुणनखंड से विभाजित होंगे, मतलब कि 2 से विभाजित हो, 3 से विभाजित हो और 97 से। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो बहुत लंबा हो गया, आपने फैक्टर पढ़ा होगा, ये जैसे 7 का आप पढ़ते हैं 2 से कितने होंगे, देखो आपने पढ़ा है 2 का मतलब होता है कि अंतिम का अगर अंक एक सम है तो वो 2 से होना चाहिए, है क्या नहीं। अंतिम का अगर अंक सम है तो मुझे बताओ अंतिम का अंक सम कौन सा है, क्या आपको 3 सम लगता है, क्या आपको 5 सम लगता है, क्या 5 सम लगता है, नहीं ना, तो ये तो आंसर होगा ही नहीं। दैट्स इट, फिर सही क्या होगा, ये सम है। ठीक है टी। अब देखो 3 का आपने पढ़ा होगा, सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, देख लीजिएगा 3 और 2 5, ठीक है 7 और 5 12, 3 से है। अब इसको अगर आप इसको चेक भी करेंगे, ठीक है अगर आप इसको क्या करेंगे चेक भी करेंगे ना 97 से, तो आप पूरा पाएंगे। ठीक है, तो आप पूरा पाएंगे। जैसे इसको 2 बार देख लेते हैं, मैं आपको चेक करवा देता हूँ ताकि आपको पता चल सके। तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 9 दूनी 18, ठीक है, और एक कितना हो गया 19 हो गया, चेक कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, कितना जाएगा यहाँ से, ठीक है 0 13 में से 4 जाएगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पे 97। अब ये 97 कितनी बार जाएगा, एक बार, तो देखो बच्चे 97 कट गया, तो पूरा है कि नहीं। तो यहाँ पर ये पूरी संख्या कट रही है, तो इसका राइट आंसर क्या है डी। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका 48। थोड़ा मैथ में जो है ना बच्चे सी सेट के इसमें टाइम थोड़ा सा लग जाता है ना। देखो ये इजी है, इजी एंड पीजी में कहूँगा इसको, क्यों, इसका एक रीज़न है। निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 315 से विभाज्य हैं, वही मेथड लगेगा।
जो अभी करके आए हैं हम, ये 378 ये संख्याएं दे के रखी हैं, बताना है कि 315 से कौन कौन सी भाज्य हैं, ये ऑप्शन है। देखो यहाँ पर समझो 315 वह संख्या 315 से विभाजित का मतलब है कि वो इसके गुणनखंड से विभाजित होगी। निकाल लो गुणनखंड, तो 3 से काट लो पहले, 3 ही करना 3 और 3 पंजे 15, फिर 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 ही करना 5, फिर 3 से काटो, 3 सत्ते 21, फिर काटो आप 7 से, तो 7 ही करना 7। अब वो संख्या क्या होनी चाहिए, वो संख्या 3 से भी हो, 5 से भी हो, 7 से भी हो। किस किस से हो, 3 से भी हो, 5 से भी हो, 7 से भी हो। आपको पता है 3 का संख्याओं का योग, ठीक है, संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो। 5 का मतलब है कि 0 लास्ट में हो और 5 हो। क्या इनमें कोई संख्या होगी, ये तो होगी नहीं, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। क्या ये संख्या होगी, हाँ। क्या ये संख्या होगी, हाँ। क्या ये संख्या होगी, हाँ, यही हो गया। तो ये 5 से विभाजित है तो 5 से हो गया। क्या ये 3 से विभाजित है, 3 3 9, 3 ठीक है, ये भी है, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 करना 3, 3 पंजे 15, 3 छंगा 18, 3 3 9, 3 से भी है। क्या 7 से है, 7 दूनी 7 ही करना 7, कितना बचेगा, कितना बचेगा 2, 7 21, 7 21, 7 पंजे 35 है, 7 ही करना 7, कितना बचेगा 7 8 56, ठीक है, 7 ही करना 7, 7 दूनी 14, 1 17, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, ठीक है, 7 दूनी 14, कितना बचेगा 4, 7 7 49। तो यहाँ पर कितनी है, 4 संख्याएं हैं। तो कितनी संख्या है, 4। ये फास्ट वे में है तो आसानी से, मतलब कि यही वो संख्या हैं जो 945, 1260, 1575 और 1890 जो आपकी इन तीनों से विभाजित है, मतलब कि 315 से पूर्ण रूप से विभाजित है। ठीक है, चलिए ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछे जाते हैं और फिर पेपर में आप इनको देख करके चक्कर काट जाते हैं। तो पढ़िएगा पैसेज 2 इंग्लिश मीडियम, फिर उसके बाद ये पैसेज का क्वेश्चन का आंसर दें, उसके बाद में इस पे जो आपके अजम्पशन वाला है उसको दें, फिर इंग्लिश वाले हैं ये सॉरी मैथ वाले रीजनिंग के क्वेश्चन है परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, इनको करें। चलिए देखिएगा 49 नंबर, कुछ क्वेश्चन मैं आपसे भी करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं सारे क्वेश्चन करूंगा ना बच्चे तो क्लास थोड़ी ज़्यादा लंबी चली जाएगी, तो इसलिए कुछ क्वेश्चन उम्मीद करूँगा कि आप भी उसका आंसर दें। ये कह रहे हैं कि यदि नितिन, वंदना और आशु का मुलाकात जो है मान लीजिए क्रम से 1 महीने में 10वें, 15वें और 20वें दिन होता है, तो मैं समझा देता हूँ, ठीक है। एक का क्या में हो रहा है 10 में, एक का कब हो रहा है 15, एक का कब हो रहा है 20, ठीक है। तीनों का पहली बार जो मुलाकात हो रही है वो कब हो रही है, मुकाबला वो हो रहा है मंगलवार को। कब को हो रहा है, मंगलवार को, ठीक है। तो वह दिन ज्ञात कीजिए जिस दिन तीनों फिर से मुकाबला करेंगे। इनका एलसीएम क्या होगा, 60 होगा। 60 को 7 से विभाजित करोगे, 7 8 56, कितना बचेगा 4। अब कब को हो रहा है, मंगल को हो रहा है, तो मंगल में क्या करना है, 4 जोड़ते हैं। बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, तो कब होगा, शनिवार को होगा, क्योंकि आपको लिखना है मंगल प्लस 4, ये क्या है, दिन है बच्चे, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा डी, शनिवार। चलिए यूपीएससी ने ऐसा क्वेश्चन 2022-23 की परीक्षा में पूछा था, 21 में शायद 22-23 में पूछा है इस टाइप का क्वेश्चन, 18 में पूछा है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है 50 नंबर 50 नंबर का क्वेश्चन का आंसर दें। इजी है, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं कि x है, फिर x स्क्वायर माइनस 1 को x प्लस 1 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करो। x का मान आप जो रखोगे वही इसका मान आएगा। यहाँ पर ये समझना है x का मान हमेशा 1 से ज़्यादा होगा, तो हमारे पास x की पॉसिबिलिटी क्या है, 2 रख सकते हैं, 3 4 5 6 7 8 9, ये आप रख सकते हैं। तो मैंने कहा x का मान 2 रख लेते हैं, तो मैंने 2 रख दिया यहाँ पर। मैं कहूँगा कि 2, फिर हो जाएगा 2 के स्क्वायर माइनस 1, कितना हो गया, 2 दूनी 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, तो 3 दूनी कितना होता है 6 हो जाएगा। और ये कह रहे हैं कि को विभाजित करने पर शेषफल का ज्ञात करें। तो देखो जब आप 6 को समझना, जब आप 6 को विभाजित कर रहे हैं, x का मान लेंगे 2, तो कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2 एक 3, तो ये तो पूरा पूरा कट गया 0। लेकिन आप मुझे बताओ, क्योंकि हमें ऑप्शंस बताना है यहाँ पे, ठीक है, हमें ऑप्शंस बताना है। अब देखो क्या आप मुझे बताइएगा इसमें कौन से हो रहा है। मैं कहूँ कि अगर यहाँ पर 2 ले रहे हैं तो 3 पूरा पूरा कर रहा है, यहाँ पे ले रहे हैं तो 1 जा रहा है, यहाँ पे ले रहे हैं तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 फिर हो जाएगा आपका 2 में से 1 तो फिर 2 ही आएगा। अब देखो यहाँ पर 2, ठीक है,
फिर ये 2 है, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 1, तो ये हो जाएगा 1, तो 2 का 1 तो 2, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा डी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अन्यथा इस तरीके से नहीं करते तो एक और तरीका है, आप उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपने 10th क्लास तक तो मैथ पढ़ा होगा, आप मान ना रखें, आप ऐसे रख लें। देखो ज़रा, समझना मेरी बात को। कैसे? मेरी बात बताओ बच्चे, ये कह रहे हैं आपसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 को किससे विभाजित कर रहे हैं? एक्स प्लस 1 से विभाजित कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। बस मुझे बताओ, ये एक्स स्क्वायर में बच्चे ये 2 की पावर है, ये 2 की पावर है, तो क्या होगा? एक बार क्या होगा, एक्स माइनस 1 हो जाएगा, और एक बार क्या होगा, एक बार हो जाएगा एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और बटे एक्स प्लस 1, तो इससे ये कट जाएगा, तो क्या आएगा? एक्स माइनस 1, तो ये इसका आ जाएगा आंसर। तो डी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके, चलिए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं डी। नेक्स्ट, पैसेज पढ़ें, अच्छे से पढ़ें, वीडियो को पॉज करके पढ़ें। टाइम पॉवर्टी, जिसे अवैतनिक कार्य के कारण विवेकाधीन समय की पुरानी कमी के रूप में परिभाषित किया गया है, यह असमानता का एक पीछा हुआ सतत रूप है जो कि विशेष रूप से महिलाओं को प्रभावित करता है। कई विकासशील देशों में महिलाओं पर घरेलू कार्य, देखभाल और अनौपचारिक श्रम का बोझ होता है, जिससे शिक्षा, आराम या फिर नागरिक जुड़ाव के लिए बहुत कम समय बचता है। यह असंतुलन प्राय सांस्कृतिक मानदंडों एवं अपर्याप्त सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जैसे कि जल की पहुंच, परिवहन एवं बाल देखभाल द्वारा प्रबलित होती है। टाइम पॉवर्टी न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता को क्या करती है, प्रतिबंधित कर सकती है, बल्कि यह व्यापक आर्थिक और सामाजिक विकास को भी सीमित करती है। इससे संबोधित करने के लिए संस्थागत समर्थन और लिंग भूमिकाओं के आसपास सामाजिक अपेक्षाओं में बदलाव दोनों आवश्यक है। मतलब कि अगर इसके करते हो तो सामाजिक अपेक्षाएं भी आपसे रहेंगी, ठीक है। लिंग भूमिकाओं आसपास सामाजिक अपेक्षाओं में बदलाव, मतलब कि लिंग का आप समर्थन भी करो भाई, ऐसा ना महिलाओं को ये काम करने पड़े, पुरुष भी करें। तो पूछा है निष्कर्ष, ठीक है। देखो, महिलाओं के बीच टाइम पॉवर्टी को कम करना समावेशी विकास के लिए आवश्यक है। सांस्कृतिक मानदंडों का अवैतनिक श्रम के विभाजन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अवैतनिक जानते हो, जो महिलाएं घर का काम करती हैं, क्या क्या कहते हो, क्या ही करती हो आप? खाना एक बार बना के तो देखो, घर को साफ करके तो देखो, है ना। सार्वजनिक सेवाएं तक पहुंच में सुधार से समय से संबंधित असमानताएं कम हो सकती हैं। सार्वजनिक सेवाओं तक पहुंच में सुधार, हाँ ये बात थोड़ी बहुत कह सकते हैं कि अगर सबकी पहुंच सुनिश्चित हो, वहीं पर महिलाएं घर में ही न रहें, बल्कि जो कार्य आप कर रहे हैं महिलाएं भी करें, तो बात एकदम सही है, ये बात सही लग रही है। सामाजिक परिवेश की परवाह किए बिना, अच्छा, महिलाओं को सार्वभौमिक रूप से अपने समय पर नहीं, ये बात गलत है। पहला देखते हैं कि महिलाओं के बीच टाइम पॉवर्टी को कम करना समावेशी विकास के लिए आवश्यक है। देखो वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर है आवश्यक, तो ये गलत हो जाएगा। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। गॉट इट। नेक्स्ट, पूर्व धारणा। पूर्व धारणा, कुछ पैसेज मैं आपको दूंगा एक पैसेज, ये नेक्स्ट वाला आप पढ़ेंगे उसको वीडियो को पॉज करके, है ना। ये कह रहे हैं कि पूर्व धारणाएं बनाई गई, अवैतनिक कार्य के वितरण को संबोधित किए बिना लैंगिक असमानता प्राप्त नहीं की जा सकती। देखो यहाँ पर अब ये कह रहे हैं कि यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो बात एकदम सही है, क्योंकि अवैतनिक जो कार्य है उसका वितरण को संबोधित करो तो लैंगिक समानता क्या होगी, आप कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। टाइम पॉवर्टी को दूर करने के लिए केवल वित्त संसाधनों तक पहुँच, उसने ऐसा नहीं कहा, उसने कहा समाज में सुधार भी होना चाहिए। तो ये गलत है, पूर्व धारणाएं मान्य है, तो केवल एक इसमें सही है। चलिए अब आपका नंबर है, इसका आंसर आपको ही बताना है, ठीक है। देखिए ये पैसेज नंबर है 2, ये पैसेज नंबर है 2, आप इसको पढ़ेंगे आराम से वीडियो को पॉज करके। उसके बाद इस पर ये आपको क्वेश्चन दे के रखे हैं 53 नंबर के, ठीक है। 53 नंबर का स्टेटमेंट आप पढ़ें आराम से। फिर उसके बाद में आपको दे के रखा ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है। ये हिंदी इंग्लिश दोनों बच्चों को बताना पड़ेगा आंसर। फिर उसके बाद 54 नंबर का क्वेश्चन इसी पर है, 53 वाले, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर आपने
देना है। देखो ये क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है, यूपीएससी ने पूछा है तो इन्होंने वहाँ से पूछ लिया है। दो अंकों की संख्या को अंकों को उलटने के बाद प्राप्त संख्या के बीच का अंतर हमेशा 63 रहता है। तो दो अंकीय संख्याएं ज्ञात कीजिए जहां 10वां अंक हमेशा इकाई अंक से बड़ा हो। कहने का तात्पर्य ये है, 10वां अंक का मतलब है कि दहाई का अंक है ना। जैसे मैं कहूँ आपसे 1 है, ठीक है, 1 का स्क्वायर कर देते हैं, सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं 8 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अगर मैं कहूँ आपसे 81 एक नंबर ले लो, तो ये इकाई है, ये दहाई है, तो दहाई का अंक तो बड़ा हो गया किससे, इकाई से। तो देखो अब जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 बट्टू 64 और 2 एक ना, सॉरी एक ही, एक का पावर कुछ भी हो एक ही आएगा। तो 8 बट्टू 64 माइनस 1 तो कितना आएगा 63। इस तरीके से बताना। तो कितनी संख्या है आपने, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, अगर आप इसको करेंगे तो हो जाएगा, आप निकालेंगे। थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग होता है, किसी से बना तो बना, नहीं तो नहीं बनता है, बहुत टाइम तक नहीं बनता। तो इसमें अगर आप देखोगे तो जब आप एक्स वाई भी मान लें, इसको जो भी मानना है वो मान लें, तो ये हो जाएगा। जैसे मैं आपको करवा देता हूँ, मान लीजिए मैं करवा रहा हूँ, इसको देखिएगा आराम से। ये कह रहे हैं कि पहला 2 अंक ले लेते हैं। मैंने कहा मान लीजिएगा एक अंक आपका एक्स मान लेते हैं और एक वाई मान लेते हैं, ये 2 अंक हैं। अगर ये कह रहे हैं कि पहली संख्या, मैं कहूँ पहली संख्या है 10x प्लस वाई, ठीक है, 10x प्लस वाई। फिर उसके बाद में अगर हम देखें तो उल्टी जो संख्या है इसके विपरीत जो चली जाएगी ऐसे उलट के, तो ये हो जाएगा 10y प्लस एक्स, ठीक है, 10y प्लस एक्स, ये पलट के संख्या बना दी गई है। अब मुझे एक बात बताओ, इन्होंने कहा है कि 10x प्लस वाई माइनस, क्योंकि अब इसका जो अंतर है 10y प्लस एक्स और कितना है अंतर 63 है। इधर से आप देखिएगा कितना बाई हो जाएगा, ये माइनस का है, ये माइनस का है, तो ये प्लस प्लस का माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9x माइनस 9y, सॉरी ये जी क्यों बन रहा है बे, 9x माइनस 9y बराबर कितना 63, ठीक है, 63 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कितनी बार जाएगा, तो यहाँ से एक 9 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर कितना 9, ये हो जाएगा 63, और ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई बराबर कितना 63 इंटू 9, तो कितनी बार आ जाएगा 7। मतलब कि अगर आप देखें x माइनस वाई बराबर कितना 7 आ गया, ठीक है, x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 7 आ गया। अब यहाँ पर कहने वाला बात ये है बच्चे, आप इस चीज़ को यूँ समझें कि जो आपका x है, जो आपका x है वो y से हमेशा बड़ा होगा। ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके करें। आपका जो x है ना वो हमेशा y से बड़ा होगा। देखो बड़ा होगा तभी तो अंतर 7 आएगा, है ना, अंतर 7 आएगा। तो ऐसी जो संख्या है, ऐसे अगर संभावित युग्म अगर आप निकालें, उसका अंतर आप बदलेंगे तो उसमें ये युग्म आ जाते हैं बच्चे। एक तो आ जाता है आपका 92, एक आ जाता है आपका 81, एक आ जाता है आपका 70। कैसे 92 आ जाता है, देखो 9 की पावर करो, क्यों आ जाता है, देखो कैसे, क्योंकि आपको कुछ नहीं करना है। ये सब कहाँ से ले लिया आपने, आप कह रहे हैं कि आपका जो अंतर है ना वो 7 आना चाहिए, है ना। तो देखो मैंने कहा कि 9 ले लिया, तो 9 में से मैं 2 घटा दूंगा तो 7 ही आएगा। आप और बताओ, और भी हो सकता है क्या, जी हाँ, एक 8 होगा, 8 में से 1 घटा देंगे कितना आएगा 7 आएगा। क्या और भी हो सकता है, जी हाँ और भी हो सकता है। मैंने अगर 7 ले लिया, 7 में से 0 घटाया तो 7 ही आएगा, जी हाँ। क्या और भी संख्या ले सकते हैं जो आपको दे सके। लेना कितना है, 1 से आपको कितनी लेनी है 9 तक लेनी है, ठीक है, ये इतनी लेनी है बस। ऐसा नहीं कर सकते आप कि सर अगर हम कहें कि 10 में से मान लो अगर 3, तो बेटा ये 3 अंक की संख्या हो जाएगी। फिर आप ऐसे लिखोगे इसको, कितना हो जाएगा, ये आपकी 103 हो जाएगी, क्योंकि 2 अंक की संख्या है ये को। तो इस तरीके से आप लिखोगे तो यही आएंगे 92, 81, 70, ठीक है, 92, 81, 70। तो इसका राइट आंसर क्या है, 3 है। दैट्स इट, ईजी एंड पीजी। इतना भी ईजी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के थ्रू आपको ईजी लगने लगता है। बताइए, अभी क्वेश्चन करवाया, ऐसे ही क्वेश्चन करवाया, एकदम परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन करवाया बच्चे। बताइए, एक रहा है, एक खेल परिसर में 14 बास्केटबॉल हैं, 11 क्रिकेट बॉल हैं और 5 फुटबॉल है। तो कोच ने एक खिलाड़ी से 2 गेंदें निकालने को कहा। कितनी, 2 गेंदों की प्रायोरिटी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है, कहा है।
खिलाड़ी ने यथोचित रूप से 2 गेंदें ली, क्या संभावना है कि खिलाड़ी द्वारा चुनी गई गेंदें एक ही प्रकार की हों? तो मतलब कि एक प्रकार की गेंदें आप कब चुन सकते हैं, उसकी बात आपसे कर रहा है। चलिए आप करते हैं। देखो टोटल अगर मैं कहूँ आपसे बच्चे, देखिए टोटल अगर मैं कहूँ आपसे कितनी है, 4 + 11 + 5 कितनी हो गई, ये हो गई आपकी 20। टोटल बॉल कितनी है, 20। इस 20 गेंदों में से आपको 2 गेंदें चुन लेनी है। 20 गेंदों में से 2 गेंदें चुनोगे तो कितने तरीके हो जाएंगे बताइएगा। 20 गेंदों में से तो ये हो जाएगा आपका 20 × 90 × 80 फैक्टोरियल बटे 2 × 80 फैक्टोरियल, क्योंकि 20 में से जाएगा 0, फिर उसको काट देंगे, ये जाएगा 10, तो कितना हो गया 10 × 19, तो कितना हो जाएगा 190। तो ये कितना हो गया 190 आकर 20 का। अब मुझे बताओ इसमें से कितनी कितनी गेंदें चुननी है। आपके पास में कितनी है, 2 गेंदें चुननी है ना। तो मुझे बताओ 4 बोले हैं, 11 बोले हैं, 5 बोले हैं, तो इसमें से भी तो 2 गेंदें चुननी होंगी ना। जैसे 4C का 2 + 11C में से 2, और आपकी जो ये बोले हैं जैसे बास्केट बॉल हैं, ठीक है आपके, और क्रिकेट बॉल है 11, तो 5 फुटबॉल है, तो इनमें से भी चुननी होंगी ना, इसमें से भी 2। तो कितनी कितनी यहाँ पे हो जाएंगी, यहाँ पे कितनी हो जाएंगी, तो ये हो जाएंगी। अगर आप इसको करोगे, इसको सोल्व करोगे जिस तरीके से ये करा है, अरे भाई कर लो, ये आ जाएगा आपका, कैसे देखो ये आ जाएगा, मैं कर देता हूँ, नहीं तो कहोगे सर आप तो कर ही ना रहे, बस बता रहे हो, क्योंकि आप तो पेन पेंसिल हिलाने नहीं चाहते। देखो 4 × 3, फिर आ जाएगा 2 फैक्टोरियल बटे 2, और ये 2 फैक्टोरियल, 2 से 2 चला जाएगा, ये 2 बार, तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा पहले का। फिर कह रहे हैं 11 2 जाएगा, तो 10 फैक्टोर, ये आ जाएगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 2, इधर 9 ही आ जाएगा, 11 में से 2 जाएगा, तो 9 में से ये चला जाएगा, ये कितना जाएगा 2 बार, तो 11 दूनी 22, तो एक आ जाएगा कितना 22। एक बचा है 5, 1 सेकेंड, इसको भी यहाँ से हटाते हैं, कितना बचा है 5, तो ये आ जाएगा 5 × 4 × 2 है ना, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 में से 2 जाएगा 3 ही बचेगा, तो 2 यहाँ पे 3 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 3 फैक्टोरियल, ये 2, तो ये आ जाएगा 10। तो कितना हो गया, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, ये हो जाएगा 10 30 36, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा 36, ये हो जाएगा। बताओ बेटा कितना हो गया, कितना हो गया, सब बताओ मेरे को जोड़ के। तो सॉरी 55 होगा, 11 × 5 = 55 है ना, वो 5 को 2 बार काटेगा, ये 22 नहीं है, सॉरी यहाँ पे 55 आएगा बच्चे, ध्यान में रखेंगे, क्योंकि 11 × 5 = 55, ये 55 आएगा है ना। अब जोड़ दो इसको, ये कितना हो गया 6 5 11, 11 का 1 5 और 1 7, 71 हो गया। तो 71 बटे कितना, कितनी प्रायिकता बननी है 190, तो ये इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। कितने बच्चों का ऑप्शन नंबर डी आ रहा था बताओ। तो ये इस तरीके से सवाल आपको करने होते हैं। कोई समस्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन आप भी करेंगे, देखो जब आप करेंगे तो आप सीखेंगे, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन है, ये तो इजी क्वेश्चन है। एक निश्चित कूट भाषा में जैसे आपको स्टार की जगह बदल देना है, जो सॉरी हैज की जगह, ठीक है। क्यों आ रहा है बच्चे ये 65, क्यों 65 आ रहा है बताओ, 65 क्यों आ रहा है। जैसे देखो आपसे मैं कहूँ 10 और 5 कितना हो गया 50 हो गया कि नहीं, 50 हो गया, प्लस और कर दो 5 + 10 और 5 कितने होते हैं 15। अब मुझे बताओ 50 में 15 जोड़ दोगे तो कितना आएगा 65 ही आएगा कि नहीं। बस यही थ्रू सब में अपनाना है। जैसे 5 15 15 पंजे 75, और कितना है आपको क्या करना है 15 + 5 कितना हो गया 20, 20 और जोड़ दो तो कितना आएगा 7 और 2 95। वैसे ही आपको बता देना है, बताओ इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो 9 पंजे 45 और 5 4 9 जोड़ दो, जो भी आएगा इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ गया करेक्ट आंसर बताओ। 9 पंजे 45 और 4 और 5 9, कितना आ गया 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 4 5 9 कितना आएगा बताओ। सॉरी 5 और 9, 5 और 9 कितने होते हैं 14, तो 9 कितना हो गया 59। करेक्ट आंसर क्या ये। इतना इजी क्वेश्चन है ना, बस पूछो मत, आपको केवल करना है।
चलिए ताश के पत्तों वाला करिएगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है, इसमें मैं नहीं कराऊंगा, ईजी है। क्यों है मैं बता देता हूँ अभी कैसे ईजी है, देखो ठीक है, बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी अन्यथा। रजत ताश के पत्ते खेलता है और खेलते समय 52 पत्ते, ताश के पत्तों में कितने होते हैं, 52 पत्ते होते हैं बच्चे, ठीक है, ये आप सभी वाकिफ़ होते हैं, 52 पत्ते ही होते हैं सब में। और ये कह रहा है कि पत्ता निकालता है और कितना, एक पत्ता निकालता है और उसके बदले में उसे फेंटता है, मतलब कि फिर से गड्डी को फेंटता है। वह तब तक करता है जब तक कि उसे एक चिड़ी नहीं मिल जाती, क्योंकि क्या संभावना है कि यह चिड़ी पाने के लिए उसे 4 बार प्रयास करना पड़ेगा। मुझे आप बताओ बच्चे, क्योंकि देखो होते कितने हैं, 4 तरीके के पत्ते होते हैं उसमें, तो 13 चौका कितने होते हैं, 52 होते हैं, है ना, यही होते हैं। तो हर एक के, जैसे चिड़ी का है, पान का, हुकुम का है, ये होते हैं इसमें। तो यहाँ पर 13 पत्ते होते हैं, तो उसमें से एक आप खींचोगे। भाई अगर आप 4 तरीके की बात करते हो तो आप मुझे बताओ, आप 4 तरीके की बात करते हो तो एक एक खींचोगे सब में से, तभी तो बनेगा ना। तो मैं कहूँ कि आपसे 1/4 तो कितना आएगा, 1 - 1/4 तो 3 कितना 4 आ जाएगा। तो अगर आप इसको खींचोगे कितनी बार, 4 बार आप खींचो, तो 4 बार आप खींचोगे बच्चे, कैसे खींचोगे, 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 इंटू 1/4, तब जा कर के आएगा ना। तो जब आप इसको करोगे और जब आप इसको कर लोगे ईजिली, कैसे, 3 × 9, 9 × 27 और कितना हो गया, एक तो 27 ही आएगा। यहाँ पर 4 × 16, 16 × 64 और 256, तो कितना आ जाएगा, 256। तो 27/256 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसमें कुछ करना ही नहीं था, 4 बार प्रयास करने थे, तो 4 बार प्रयास कर लिया आपने, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, सॉरी, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन इजी है, तो इसका आंसर आपको बताना है। एक शिक्षक अपने छात्रों को एक निश्चित तरीके से कुछ बिस्किट वितरित करता है। वह पहले छात्र को कितने देता है, 1 बिस्कुट देता है, दूसरे छात्र को कितने देता है, 3 बिस्कुट देता है, उसके बाद तीसरे छात्र को 6 बिस्किट देता है, 10वें छात्र को 15 देता है, उसी तरीके से आगे देता है। इसमें क्या करना है मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा होगा ना। देखो जब होता क्या है, मेरी बात को ज़रा समझना बच्चे, मैं समझाना मेरा उद्देश्य, अब क्लास चलो कितनी बड़ी हो होने दो। देखो मुझे आप बताओ, जब पहले छात्र को दे रहे हो, वो कह रहे हैं ना एक तरीके से कुछ बिस्कुट वितरित करता है, अपने पहले छात्र को 1 बिस्कुट देता है, तो एक को 1 दे दिया, है ना। दूसरे को क्या कर रहा है, 3 बिस्कुट दे रहा है। 3 का मतलब क्या होता है, 3 का मतलब क्या होता है, 1 + 2। फिर तीसरे को क्या कर रहा है, तीसरे को 6 दे रहा है। 6 का मतलब क्या होता है, 1 + 2 + 3। फिर उसके बाद चौथे को क्या दे रहा है, उसके बाद चौथे को कितना दे रहा है ना, चौथे को 10 बिस्कुट दे रहा है। तो 1 + 2 + 3 + 4, भाई यही तो हो गया। वैसे ही आप पाँचवें को दे रहे हो, वैसे ही आप पाँचवें को दे रहे हो। पाँचवें को कैसे दे रहे हो, पाँचवें को दे रहे हो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो कितने हो गए, 15। अब मुझे बताओ, एक सीक्वेंस आपको मिल गया, एक सीक्वेंस आपको मिल गया, एक क्रम आपको मिल गया। अब ऐसे जब आप बिस्कुट दे दो, कितने, 70 छात्रों को देने हैं, तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, आपने पढ़ा ही है ये फार्मूला। देखो कितनों को देना बच्चे, 70 को देना है, बस तो निकला है आपका आंसर। देखो कैसे निकला है अपने का आंसर, कहाँ निकला है आंसर, जी हाँ बच्चे, आंसर आपका आ जाएगा। देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + डैश 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 कितना, +70। इतने बच्चों को देना है भाई, इतने बच्चों को देना है कि बिस्कुट नहीं देना है। तो आपने पढ़ा होगा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, n + 1/2 पढ़े हैं, तो वही लगा देना है। तो कितना है n का मान, 70 + 1 जोड़ देंगे 71, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, ये इंटू में आएगा, दोबारा लिख देते हैं, दोबारा लिख देते हैं, तो आ जाएगा 70 × 71/2। इसको कर देंगे कितनी बार, 35 बार चला जाएगा। बस अब 35 की क्या करनी है आपको, गुणा कर देनी है। इसको मिटा देते हैं यहाँ से, ये वाला सूत्र लिख लोगे, तो मैं यहाँ पे पुनः लिख देता हूँ, 70 × 71/2, तो ये जाएगा 35, 35 × 71। जब आप इसको करोगे, 5 × 5, तो देखो 5 तो आना चाहिए, कर लीजिएगा, 5 × 5, 5 × 7 = 35, 7 × 21, तो 45 देखो सब में, तो ये तो नहीं होगा, 7 × 21 2, और सॉरी 3 × 3, सॉरी 3 × 3, 3 से काटोगे ना, 3 × 3
उसके बाद 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, तो ये जाएगा 5, 5 और 3 8, एक में ही है तो ये इसका आंसर आएगा। बस 5 और 3 8, ये हो जाएगा 3 और 4, हाँ यही है, तो ये हो जाएगा 2485। तो करेक्ट आंसर क्या है? 2485। बस यही था, इसमें और कुछ नहीं था। करेक्ट आंसर क्या है? ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी इजी है। कैसे इजी है? एक नल एक पानी की टंकी को 16 घंटे में भर सकता है, तभी रिसाव के कारण 20 मिनट देरी से भर जाता है। यदि 3/4 भरी हुई है क्या टंकी, तो रिसाव टंकी को कितने समय में खाली कर सकता है? बताओ इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट्स में देना है। समय कार्य वाले आपने करे होंगे तो आप इसको बता सकते हैं। ठीक है, चलिए बता सकते हैं या नहीं बता सकते हैं? बता सकते हैं, एक्चुअली बता सकते हैं आप। चलिएगा देखिए, क्वेश्चन है पैसेज वाला, तो उसको बताइएगा आराम से। पैसेज पढ़ते हैं। डीप फेक तकनीकी वास्तविक लोगों के वीडियो, आवाज़ व छवियों को स्पष्ट रूप से बदलने में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करती है। कौन? डीप फेक। जबकि इसके मनोरंजन और शिक्षा में उपयोग आवेदन हो सकते हैं। इसके राजनीतिक दुष्प्रचार, पहचान चोरी और ब्लैकमेल करने के लिए दुरुपयोग के माध्यम से चिंताएं बढ़ी गई हैं। जैसे जैसे डीप फेक अधिक वास्तविक और सुलभ होते जा रहे हैं, सत्य की पहचान करना जनता के लिए कठिन होता जा रहा है। विश्वास का यह क्षण पत्रकारिता, कानून, उत्तरदायित्व और लोकतांत्रिक संवाद को कमजोर कर रहा है। विशेषज्ञ इस उभरते खतरे से निपटने के लिए डिजिटल साक्षरता, पहचान उपकरण एवं उद्यतन कानूनी ढांचे की तत्काल आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं। ठीक है, मतलब कि जो समस्याएं हैं इसको निदान करने का प्रयास कर रहे हैं। अब क्या करा है यहाँ पर? निष्कर्ष पूछा है। क्या पूछा है? निष्कर्ष आपसे। देखिए ये कह रहे हैं डीप फेक डिजिटल सूचना की विश्वसनीयता के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा है। ये बात सही है कि डीप फेक से क्या है, एक विश्वसनीयता बढ़ती चली जा रही है कि उसके प्रति खतरा है, कि ये जो पिक्चर है, ये जो भाषण है, ये यही दे रहा है कुछ और, बोलना कुछ और चाह रहा है, बोल कुछ और रहा है। कानूनी ढांचे आपने देखा होगा, जब केजरीवाल हारे थे दिल्ली में तो उनको कई जगह रोते हुए दिखाया डीप फेक के माध्यम से। MS धोनी बोल कुछ रहे थे, उनको बोलते हुए कुछ और दिखाया। वो इंग्लिश में बोल रहे थे, उनको हिंदी में बोलते दिखाया, और उनका फेस भी एक तरीके से अलग तरीके से। और ये बड़ी भद्दता है कि ऑडियंस को नहीं पता होता। मैंने जैसे कई केजरीवाल के वो वीडियो देखे तो वहाँ पर जो कमेंट्स थे वो अजब ही थे, और उन्हें नहीं पता है कि ये डीप फैक्ट से। मैंने देखते बता दिया कि भाई ये डीप फैक्ट की बनाई गई पिक्चर है। वो स्टेज पे हंस रहे थे तो उनको रुला दिया गया है कि नहीं? तो ये है, कानूनी ढांचे पहले से ही डीप फेक के दुरुपयोग के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं, पर्याप्त सुरक्षा ही तो नहीं है, ये गलत है। डीप फेक की रचनात्मक क्षमता उनके द्वारा उत्पन्न सामाजिक जोखिमों से अधिक है। नहीं, गलत है। डीप फेक तकनीकी केवल मनोरंजन के लिए चिंता का विषय नहीं बच्चे, ये सभी के लिए चिंता का विषय है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इंग्लिश मीडियम बच्चे बताइएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन आपको बताना था 60 नंबर का। आइए 62, ये भी परिच्छेद पर ही है। पूर्ण धारणाएं बनाई गई हैं। जनता हमेशा छेड़छाड़ की गई विषय वस्तु को पहचानने और उसे अस्वीकार करने में सक्षम होती है। देखो इसमें यही नहीं कहा गया कि छेड़छाड़ की वस्तु को पहचानने और उसे मतलब कि स्वीकार करने में सक्षम होती है। क्या ऐसा होता है? नहीं, ये तो फालतू की बकवास कर रहा है। तकनीकी नवाचार के साथ कानूनी एवं नैतिक सुरक्षा भी होनी चाहिए। हाँ, ये बात सही है कि उसके साथ साथ कानूनी और नैतिक प्रावधान भी होना चाहिए। नैतिक क्यों? क्योंकि जो इसको बना रहा है, जिसने टेक्नोलॉजी बनाई है, उसकी कमियां हैं उसे मालूम है, और वहीं से चीज़ें निकलती हैं तो वो डीप फेक का कारण बन जाती हैं। चलिए, पारंपरिक आर्थिक प्रगति के मापदंड जैसे कि सकल घरेलू उत्पाद मतलब कि GDP लंबे समय से नैतिक चर्चाओं में प्रमुख रहे हैं। हालांकि केवल आर्थिक संकेतकों पर निर्भरता को लेकर के बढ़ती असंतुष्टता के कारण कुछ देशों ने ऐसे वैकल्पिक ढांचों का अनुसंधान किया है जो कल्याण और प्रसन्नता को प्राथमिकता देते हैं। इनमें मानसिक स्वास्थ्य, सामाजिक संबंध, पर्यावरण की गुणवत्ता और जीवन के संतोष जैसे कारक शामिल हैं। समर्थकों का तर्क है कि ऐसे समग्र मानदंड जीवन की वास्तविक गुणवत्ता को आय या उपभोग स्तरों की तुलना में अधिक सटीक के रूप में दर्शाते हैं। हालांकि संशयवादी प्रसन्नता की व्यक्तिपरकता और व्यक्तिगत कल्याण को नीतिगत क्रियान्वयन में बदलने की सटीकता को लेकर के प्रश्न उठाते हैं। इन चिंताओं के बावजूद भूटान और न्यूजीलैंड ने जैसे देशों
में किए गए प्रयोग यह सुझाव देते हैं कि मानव केंद्रित परिणामों को शासन से जोड़ने से अधिक दयालु समाज का निर्माण हो सकता है। ठीक है, किसको? मानव केंद्रीय परिणामों को शासन से जोड़ने से क्या हो सकता है? अधिक दयालु समाज का। ये कह रहा है निष्कर्ष 63 में। देखिए, पहला, कल्याण संकेत केवल 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 कल्चर, मतलब कि केवल क्या है, ये कल्चर की तुलना में राष्ट्रीय प्रगति का अधिक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान कर सकते हैं। केवल केवल संकेत ऐसा तो नहीं कर सकते। ठीक है, क्या कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये कह रहे हैं कर सकते हैं, बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पर जो प्रत्यक्ष रूप से जीडीपी की तुलना में कल्याण को मानदंडों पर सुझाव देता है कि कल्याण पैमाने में प्रगति को अधिक मानव केंद्रित नजरिया प्रदान करते हैं। लास्ट में यही कहा गया है। प्रसन्नता को मापने के पक्ष में आर्थिक विकास को छोड़ दिया जाना चाहिए नहीं, बल्कि उसको भी समाहित करना चाहिए। सेकंड गलत है। देखो, जहाँ दो है उसको कट करो, आंसर ए और डी नहीं है। नीति निर्माण में प्रसन्नता जैसे व्यक्तिपरक अनुभवों को शामिल करना असंभव है। असंभव नहीं है, संभव है, तो ये भी गलत है, तो ये भी गलत हो गया। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एक और तीन। समग्र संकेतों द्वारा निर्देशित होने पर नीति निर्माण अधिक समावेशी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। ये जो ऑस्ट्रेलिया का और न्यूजीलैंड का जो, ठीक है, आपका था एग्जाम्पल, वो इसके लिए। पूर्व धारणाएं, भावनात्मक और सामाजिक कल्याण को दर्शाने वाले मीट्रिक सार्वजनिक नीति की प्रासंगिकता को बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। नीति निर्माता सार्वभौमिक रूप से सहमत हैं कि प्रसन्नता आय की तुलना में प्रगति का बेहतर उपाय है। देखो, यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप इस चीज़ को समझें तो इन्होंने ये नहीं कहा है कि जो, एक तो पहली बात है सार्वभौमिक, ठीक है, रूप से सहमत है कि प्रसन्नता नहीं, आय की तुलना में प्रसन्नता एक बेहतर नहीं, बेहतर उपाय तो नहीं है, लेकिन उसको एक समाहित करना चाहिए। तो सेकंड गलत है, पहला सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देखो भाई, ये शून्य पर पूछा गया है। मुझे लगता है कि इससे इजी कुछ नहीं हो सकता आपके भविष्य में, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएँ तो। ये बहुत टेस्ट ज़्यादा हार्ड नहीं है, पूरा का पूरा पैटर्न पर है ये। ठीक है, जिसने भी 2023 और 24 के पेपर किए होंगे, ये टेस्ट दृष्टि IAS का टेस्ट नंबर 6 सेट का, ठीक है, बहुत ईजी है। इसका PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम पर, लेकिन वो आपको लिए पैड है, उसके लिए आपको मुद्राएं थोड़ी खर्च करनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए देखिए क्या करें, शून्यों को ज्ञात करना है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाला कॉन्सेप्ट है, इजी है। देखो कैसे, मुझे बताओ, जिसको बोलते हैं आप ज़ीरो, ज़ीरो बराबर ज़ीरो, तो ज़ीरो कब बनता है? ज़ीरो बनता है जब 5 और 2 की गुणा करते हैं, तब आपका बनता है ज़ीरो। 10 मतलब कि ज़ीरो। ठीक है, अब ज़ीरो आपको बनाना है। अब मुझे बताओ, आप कहोगे सर 2 से कर लें, 2 से करोगे तो बेचा बहुत हो जाएगा। 24 है ना, तो हर एक पर 2 संख्या बननी है। मैं कहूँ 5 से ले लेते हैं। देखो, मैं कहूँ 5 का फैक्टोरियल क्या है? 5 फैक्टोरियल कितना? 4। फिर और कहाँ जीरो बनेगा? 10 पर जीरो बनेगा। तो 10 का फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? क्योंकि एक कम हो रहा है। देखो कितना है, 5 का फैक्टोरियल 4 है, 6 का फैक्टोरियल 5 है। तो अब मुझे बताओ 10 का फैक्टोरियल क्या होगा? 10 की पावर कितनी होगी? 9 फैक्टोरियल इंटू फिर 15, 15 की फैक्टोरियल कितना होगा? 14 फैक्टोरियल इंटू फिर 20 आ जाएगा। तो 20 का कितना हो जाएगा? 19 फैक्टोरियल। अब ये है 24 तक, बच्चे 24 तक है ये। तो 24 तक हम नहीं जाएंगे, हम 24 तक नहीं जाएंगे। तो हम कहाँ तक जाएंगे? हम जाएंगे 4 फैक्टोरियल प्लस, अब गुणा में खाते क्या है? जुड़ती हैं। 9 फैक्टोरियल प्लस 14 फैक्टोरियल प्लस 19 फैक्टोरियल, और यही इसका आंसर है। बस यही इसमें जीरो है, क्योंकि अगर इसको सोल्व करवाएगा ना तो बहुत लंबी संख्या जाएगी। ठीक है, बहुत लंबी, मतलब बहुत लंबी। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इससे इजी कुछ है? नहीं है। ये तो आप बता ही देंगे। इसका मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ। जब घड़ी 7:20 दिखाती है तो मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच का कोण क्या होगा? इसका एक फॉर्मूला होता है, आप फॉर्मूला लिख लेंगे 30H माइनस 11/2 इंटू में m होता है। ठीक है, ये भी गुणा में हो जाता है। ये इसका फार्मूला है, किसके बराबर? थीटा के बराबर। कैसे होता है आइए कर देते हैं। 30 इंटू 7 बजकर माइनस हो जाएगा 7 बजकर कितना है, कितने हो रहे हैं? 20 मिनट हो रहे हैं, है ना। तो इसको काटो, 10 बार चला जाएगा। 11 दही 110, सॉरी 11 दही 110, इधर हो जाएगा कितना? 11 दही 110, ये हो जाएगा 7 या 21। ठीक है, घटाइएगा इसको, 0 0 1, तो कितना आएगा? 100 डिग्री बनेगा। तो थीटा का मान कितना होगा बच्चे? 100 डिग्री।
तो ये 100 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोई भी नंबर कोई भी आप सोचिएगा तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, सी। नेक्स्ट, ये भी ऐसा ही है, इसमें भी कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कुछ इजी से क्वेश्चन है बच्चे, आप करें आसानी से, इसको एकदम मस्त तरीके से करें। इसको तो कर दोगे। रोहन ने एक संपत्ति को एक निश्चित कीमत पर बेचने की योजना बनाई, ठीक है। फिर उसे अपनी संपत्ति से शुरू करने में नियोजन के मूल्य में 2/3 पर बेचने की एक और योजना बनाई, लेकिन उसे 20% का नुकसान हुआ। मूल मूल्य पर अपनी संपत्ति बेचने पर रोहन को कितना लाभ प्रतिशत मिलेगा। इजी है बच्चे, अगर आप इसको x मान लें, मतलब ये एस पी पर वो बेचेगा x पे, और दूसरी पे मान लेगा कितना 2x/3, फिर उसका हानि है 20% पर सी पी पे आप निकाल देंगे, तो आंसर जो भी आएगा आप बता देंगे उसका। लगभग कितना आना चाहिए, मेरे ख्याल से 20% इसका आंसर आना चाहिए, ठीक है, बताइएगा करके। चलिए, तो इसका आंसर आप ही दोगे क्वेश्चन नंबर 67 का। देखो मैं क्यों कुछ क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, मैं इसका आंसर बता तो रहा हूँ, लगभग 20 आएगा, मैंने इसको सोच लिया है, ऑब्जर्व कर लिया है, लेकिन आप करेंगे तो आपको इससे बेनिफिट मिलेगा बच्चे, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि आपको वो सारी चीज़ें रूबरू करा दूँ कि आप मेरे सामने बैठे और ठीक है क्वेश्चन आप कर रहे हैं, क्योंकि मैं आपसे इमोशनल कनेक्ट तो हुई। आइए देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है। एक कक्षा से 30% कितने हैं, 30% क्या है आपके लड़के हैं और 40% लड़कियाँ नृत्य में भाग लेते हैं। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के समान है और कक्षा में नृत्य जो है आपकी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों का प्रतिशत याद करो। देखो इजी है, परसेंटेज में सब दे के रखा है। मुझे आप बताओ, मुझे आप एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कुछ कि इन्होंने कहा कि लड़की लड़की दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब कि भाग ले रहे हैं, ठीक है, दोनों भाग ले रहे हैं। मुझे आप एक बात बताओ बच्चे यहाँ पर कि लड़के क्या हैं, ठीक है, 30% लड़के हैं ना, हाँ, कितने परसेंट है, 30% बॉय हैं और कितने हैं 40% लड़कियाँ हैं, 40% लड़कियाँ हैं। मुझे बताओ अगर मैं इसका रेशियो बना लूँ तो कितना बनेगा, परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0। अब मैं कहूँ आपसे कि B/G अगर मैं कहूँ तो क्या आएगा, तो 4/3 आएगा, यही मान आएगा, ठीक है, यही आएगा 4/3। अब कक्षा में जो नृत्य में भाग लेने वाले छात्रों का प्रतिशत की आप बात कर रहे हैं, ठीक है, यही तो बात कर रहे हैं, तो इसको बात कर देते हैं। देखो ये कह रहे हैं कि आपसे टोटल है कितने, टोटल है आपके 3% बी है, मतलब कि बॉय हैं, प्लस 40% क्या है आपकी जी है, अपॉन कितना है टोटल बी प्लस जी, परसेंटेज में है तो इंटू 100। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा, ये परसेंटेज से परसेंटेज आप उड़ा देंगे, ठीक है, इससे परसेंटेज उड़ जाएगा, तो ये बचेगा 30B, सॉरी कितना 30B प्लस 30B प्लस 40G अपॉन B प्लस जी। हमारे पास में B प्लस जी का मान दे के रखा है, देखो कितना है, यहाँ पे रख देते हैं, ये आ जाएगा 30 इंटू जी का मान देखो कितना है, B का सॉरी 4 है, प्लस यहाँ पर आ जाएगा 40 और जी का मान कितना है 3। यहाँ पे देखो ये आ जाएगा बी का मान कितना है 4 प्लस जी का मान है 3, तो कितना आ गया 7। अब इसको आप कर लो तो ये हो जाएगा आपका 4 तिया 12, 120 प्लस 3 चौक 12, ये भी 12 ही आ जाएगा, तो 12 दूनी 24, 240 और ये आ जाएगा आपका 7। तो 240 बटे कितना आएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं 240 बटे 7, काटो इसको, कितनी बार जाएगा, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, कितना बचेगा 3, 7 चौक 28 और 7 चौक 28 है ना, तो 34 दशमलव कुछ आ रहा है, तो 7 चौक 28 हो गया, ये लगभग 4 पॉइंट कुछ आ जाएगा, आई थिंक इतना ही आना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ 7 चौक 28 और फिर कितना बचेगा, 2 बचेगा, 7 चौक 28 2 बच रहा है 30 है, तो 2 पॉइंट कह सकते हैं हम, फिर तो लगभग में आएगा, तो कितना आएगा, तो ये आएगा 34.2% के आसपास। तो कहाँ पर है, यही है देखो 34.2 के आसपास में, 34.2% के आसपास। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है इसमें। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते थे, है कि नहीं। चलिए
तो इसका आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका 69, एक्स बाई का मान ज्ञात कीजिए जब 99 संख्या कितनी है, ये है 97, 99 है, 700 एक्स बाई को पूर्ण रूप से विभाजित करती है। देखो इजी है वैसे तो, ये भी कोई इतना हार्ड नहीं है। आपको कोई सर आप हर एक को इजी क्यों बता देते हैं, मैं कहूँगा बच्चे होता ही इजी है तो मैं क्या बता देता हूँ। आप मुझे बताओ कि एक्स बाई का मान मुझे बताओ कि जब आप 99 संख्या, ठीक है 99 संख्या क्या कर रही है, 97, 99 फिर 7 एक्स वाई को पूर्णतः विभाजित कर रही है, तो मैं आपसे कहूँगा कि वो संख्या तो विभाजित करें, इसके गुणनखंड भी विभाजित करेंगे। मतलब कि जब आप 99 की बात करते हैं तो 11 नम 99 की बात करते हैं। जब आप 99 की बात करते हैं तो 11 नम 99 की बात करते हैं, तो इसके गुणनखंडों की बात करते हैं। तो 9 का या 9 के गुणनखंड की बात करते हैं। मुझे बताओ अगर मैं कहूँ इनको, ठीक है इसको विभाजित करें, तो मैं कहूँ 9 + 7 प्लस 9 + 9 + 7 प्लस एक्स बाई प्लस एक्स प्लस बाई। अब 9 से ये क्या होगा, विभाजित होना चाहिए, है कि नहीं। 9 या 9 के गुणनखंड से विभाजित होना चाहिए। तो टोटल कितना हो गया, इसको जोड़ो, 9 × 9, 9 दूनी 18, 9 × 27 और 7 दूनी 14, तो कितना आ जाएगा 41। एक्स प्लस बाई बराबर कितना 9। तो मैं कहूँ कि एक्स प्लस बाई बराबर कितना, अब मैं आपसे कहूँ तो एक्स और बाई बराबर कितना, बताओ कितना आ जाएगा 9 या 9 के गुणनखंड से। तो 9 या 9 के गुणनखंड से मतलब कि कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18, 9 × 27, 9 × 36, 9 × 5 = 45, ये हो सकता है ना। 9 दूनी 18 भी हो सकता है, 27, 9 × 36, 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63, मतलब कि डैश जो 9 का गुणनखंड होगा। तो ये 41 एक्स वाई, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 41 एक्स प्लस बाई बराबर कितना, मैं कहूँ कि इसका गुणनखंड लगभग में इसके आसपास 45 हो जाएगा, लगभग में इसके आसपास 45 हो जाएगा। मतलब ये हुआ, अगर आप इसको कहोगे कि 41 प्लस कितना है बच्चे, ये है 41 प्लस एक्स प्लस बाई बराबर कितना 45, इधर इसको लाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स प्लस बाई बराबर कितना 4 आ जाएगा। तो पहली सिचुएशन ये आ जाएगी। अब 11 से विभाजित का निकाल लोगे आप, किसका निकाल लोगे, अब 11 से, तो 5 का तो ये निकाल लिया, अब 11 से विभाजित का निकाल लो, तो दोबारा आपको पुनः योग करना पड़ेगा। अब देखो 11 से विभाजित क्या होगा, आप करोगे बाई प्लस 7, लिखोगे ना उसको, प्लस 9 माइनस एक्स का भी लोगे 7। अब इसमें या तो 0 होगा या फिर 11 का गुणन होगा, तो 11 दूनी 22, 11 × 33, 11 × 4 = 44, इस तरीके से। तो ये हो जाएगा कितना, 9 दूनी 18, 18 7 कितने होते हैं 25 होते हैं, तो ये हो जाएगा 25 प्लस बाई माइनस, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, 9 और 1 ये हो जाएगा 16, 16 प्लस एक्स। अब इसका मान क्या होना चाहिए, तो 11 होगा या 11 के गुणनखंड होगा। तो अगर आप इसको करोगे, जब इसको आप घटाओगे जोड़ोगे जो भी आपको करना है, तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस बाई का कितना मान आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका, इसमें से घटाओगे 2 11, ये बचेगा आपका, ओके, क्योंकि ये 6 और ये 9 बचेगा, इधर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचेगा आपका x माइनस बाई का 2। तो अब ये आ गया आपका दूसरा। अब पहले को दूसरे में जब रखोगे तो x का मान कितना है, x का मान 1 है, बाई का मान कितना है, बाई का मान 3 है, क्योंकि वहाँ पर 4 आ रहा था, ठीक है, वहाँ पर 4 आ रहा था x प्लस, उसने कहा था ना x प्लस बाई बराबर कितना था 4, तो यहाँ पर देखो तो x माइनस, मतलब कि ये जो बाई है ना ये बड़ा होना चाहिए। तो जब आप कहोगे तो x प्लस बाई का मान कितना आएगा, x प्लस बाई का मान कितना आएगा, 4 ही आएगा, 1 और 3 4। तो यही आपसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि पूर्णतः विभाजित है, तो कितनों से विभाजित है, तो आपको 5 के अलग निकाल लेते इसमें, सॉरी 9 के, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पर जो 11 के हैं वो अलग निकाल लेते। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 4, इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा 4, तो बी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इंग्लिश वाले विद्यार्थी वीडियो को पॉज करके करेक्ट आंसर दें। ये लीजिएगा, पैसेज पढ़िएगा, क्वेश्चन को फाइंड करें 65, 66, 67, 68 और 69।
सोल्व करवा दिए हैं, आइएगा। जो इजी क्वेश्चन है ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, मैं आपको बता देता हूँ क्या है। देखो इसमें आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है। अब ये कह रहे हैं कि शब्द कुछ दे के रखे हैं, अक्षर को व्यवस्थित करने के तरीकों की संख्या ज्ञात करें जिसमें सी और एस चरम स्थानों पर है। मतलब कि चरम स्थानों पर है, वो तो स्टार्टिंग में ही है, यहाँ पर है। कितने अक्षर हैं गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 है। अब देखो 8 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इन्होंने कहा है कि सी और एस ये तो यहीं रहेंगे, तो अक्षर टोटल कितने बचे मुझे बताओ। अक्षर कितने बचे आपके पास में यहाँ पर, 1 2 3। अब आपके पास में कौन कौन से नंबर बचे, ए यू टी आई ओ यू, 1 2 3 4 5 6 यही बचे, टोटल 8 थे। तो हम यहाँ पर 6 लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर इनमें से 6 लिख सकते हैं, 5। तो ये कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा, 6 फैक्टोरियल आपका हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल, ठीक है। कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। और एस और टू को आप कितनी तरीके से रख सकते हैं, 2 तरीके से। कैसे, आप इधर एस भी रख सकते हैं, इधर सी भी रख सकते हैं। ये चरम पर रहेंगे, मतलब कि इसके बाहर ही रहेंगे। तो ये कितने, 2 तरीके से। तो ये हो जाएगा 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ पर 2 बार 2 आ रहा है, तो इसका वास्तव में जो आंसर आना चाहिए था ना, वास्तव में अगर आप देखें, ठीक है, इसका आंसर बदल जाएगा। तो इसमें ऑप्शंस नहीं आएगा। तो इसका आंसर जो आना चाहिए, क्योंकि 2 फैक्टोरियल ये भी आ जाएगा, C2, क्योंकि 2 बार इसमें क्या है आपका ये। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें आप यूँ कर देंगे इस तरीके से, ठीक है, 2 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पर आपका u जो है 2 बार है, और इस तरीके से आपका ये कट जाएगा। तो इसमें जो आंसर आना चाहिए था वास्तव में वो 6 फैक्टोरियल आता आंसर। लेकिन इन्होंने इसमें कहा ही नहीं है रिपीटेशन अलाउ है, नहीं अलाउ है। जब नहीं कहा है रिपीटेशन अलाउ है, नहीं अलाउ है, या फिर संख्या को, तो यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए था ना वो 6 फैक्टोरियल आना चाहिए था। लेकिन इन्होंने आंसर ये हम मान लेंगे, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन गलत है, आंसर इसका 6 फैक्टोरियल आएगा अगर आप वास्तव में इस क्वेश्चन को करते हैं तो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, परिच्छेद देखते हैं क्या है। मैं पानी पी लेता हूँ, परिच्छेद को पढ़िएगा क्या। देखिए क्या है, ये कह रहे हैं आपसे, एक सच्चा मुक्त व्यक्ति केवल सामाजिक और राजनीतिक बंधनों को तोड़ने वाला नहीं होता, बल्कि वह अपनी इच्छाओं और वह आसक्तियों से उत्पन्न आंतरिक बाधाओं को भी पार करता है। मतलब कि जो अंदर आपके चल रहा है उस पर भी विजय पा लेता है। कई दार्शनिक परंपराओं के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता यह है कि जिसमें व्यक्ति सचेत रूप से कार्य करता है, न कि अन्याय से प्रतिक्रिया देता है। जहाँ समाज अधिकारों और स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित करता है, वहीं स्टोइकवाद दर्शन और वेदांत जैसे प्राचीन दार्शनिक तंत्र आत्मा संयम और संभाव को सर्वोच्च स्वतंत्रता मानते हैं। आत्म संयम, आत्मज्ञान, यह आंतरिक मुक्ति यद्यपि अमूर्त होती है, परंतु बाह्य स्वतंत्रता से अधिक कठिन होती है। क्रोध या फिर लालच से ग्रस्त व्यक्ति भले ही राजनीतिक रूप से स्वतंत्र हो, फिर भी अपनी प्रवृत्तियों का बंदी बना रहता है, क्योंकि उसकी जो इच्छाएं हैं वो बहुत रहती हैं। इसलिए सबसे महान युद्ध वह संसार में ही नहीं बल्कि मन के भीतर लड़े जाते हैं, कि कैसे उस लालच को कंट्रोल करूं, ठीक है। वो जो युद्ध है, ये मुझसे आगे तू मुझसे पीछे, वो जो है। तो यहाँ पे निष्कर्ष पूछा, आइए देखते हैं। ये कह रहे हैं आंतरिक स्वतंत्रता की तलाश करने से पहले व्यक्ति को पहले राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए। देखो इन्होंने ये नहीं बोला है कि कौन सी स्वतंत्रता प्राप्त करनी चाहिए, तो ये तो बकवास है, पहला गलत है। पहला गलत हो गया, आंसर आपको मिल जाएगा। तो देखो आंसर ए नहीं होगा, आंसर सी नहीं होगा, आंसर डी नहीं होगा, करेक्ट आंसर बी है। क्यों है ये देख लो। आंतरिक मुक्ति वह स्वतंत्रता की तुलना में अधिक कठिन और महत्वपूर्ण है। यही तो बोला है कि आंतरिक जो स्वतंत्रता है बहुत कठिन होती है। सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करने में सामाजिक स्वतंत्रताएं आत्मनियंत्रण के बाद गौण हो जाती हैं। बिल्कुल, जब आप उसको प्राप्त कर लेते हैं, उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, फिर वो गौण हो जाती है, फिर उनका कोई इतना रोल नहीं रहता। क्रोध व लालच जैसी भावनाएं मानवीय स्वतंत्रता के स्वाभाविक
और अपरिहार्य वैल्यू है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये सभी में होगा, ठीक है, तो ये गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 2 और 3 बाकी के इसमें गलत है। नेक्स्ट, पूर्व धारणाएं। पूर्व धारणाएं, उपयुक्त परिच्छेद के संदर्भ में पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। स्वतंत्रता की अवधारणा दार्शनिक परंपराओं से भिन्न होती है। क्या ये है स्वतंत्रता की जो अवधारणा है, बल्कि इन्होंने तो इसको एक साथ दिखाने का प्रयास किया है, ठीक है, तो ये बात सही है, क्योंकि स्वतंत्रता की पूर्व अवधारणा दार्शनिक परंपराओं से भिन्न होती है। दार्शनिक तो आंतरिक की बात करते हैं और बाह्य की बात हो रही है। यदि किसी का अपने भीतर के आत्म पर नियंत्रण नहीं होता तो वे राजनीतिक स्वतंत्रता अप्रासंगिक है। देखो इसमें ये जो है गलत है, ऐसा नहीं है, वो प्रासंगिक है, प्रासंगिक नहीं है, क्योंकि लोग बाहरी स्वतंत्रता को भी स्वीकार करते हैं, तो सेकंड गलत है। पूर्व धारणाएं मान्य है, तो केवल एक इसमें आंसर आना चाहिए था, ऑप्शन नंबर ए। कितना आना चाहिए था, ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जिस स्टूडेंट्स ने कर दिया, तो मैं कहूँगा अच्छे स्टूडेंट्स में उसकी सूची आप मेरी तरफ से रखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकिंग है। देखते हैं कितने बच्चे, देखो कभी भी क्या है ना, आपको डरना नहीं है, क्वेश्चन को समझो पहले क्या कह रहा है। एक त्रिभुज के 3 कोण हैं, जिसमें 1/18 अनुपात 1/9 अनुपात 1/12 अनुपात में त्रिभुज का सबसे बड़े बाहरी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो देखो कुछ नहीं करना है, 3 आपको देखे रखे हैं, 1/18 अनुपात 1/9 अनुपात 1/12। मुझे आप बताओ कि इनका एलसीएम क्या होगा, जरा आप सोचो इनका एलसीएम क्या होगा। एलसीएम तो निकालना जानते हैं ना, वो संख्या होती है एलसीएम, वह छोटी बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन सबसे छोटी छोटी संख्या होती है, सॉरी, जो इन सबसे विभाजित हो। एचसीएफ होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन सबको विभाजित कर सके। देखो एलसीएम लिस्ट जो आपकी, देखो इसका एलसीएम क्या होगा बताओ। देखो कौन सा है, 18 दूनी 36, 12 दूनी 24, 12 36, 9 चौक 36, तो कितना होना चाहिए, 300 300 360 डिग्री होना चाहिए। क्या ये 360 डिग्री होना चाहिए, या फिर इसका आधा भी कर सकता है काम, 18 भी कर सकता है काम, कर सकता है। 9 दूनी 18 और 12 का 12, कितना बचा, 6 बचा, 12 पंजे 60, हाँ, तो 180 डिग्री भी आपका कर जाएगा। तो ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 10 बार, ये जाएगा 9 दूनी 18 20 बार, और ये जाएगा कितना, 12 का 12 16 बार, 12 का 12 कितना बचेगा, 12 का 12 ये बचेगा 6, और 12 पंजे 60, सॉरी 15 बार जाएगा, 16 बार नहीं जाएगा, ये आपका 15 बार जाएगा, तो ये 15 बार जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 15 बार। अब मुझे आप एक बात बताओ, इनका रेशियो बना ले, इनका रेशियो बना ले, 10:20 20:15, 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 तिया 15, यही रेशियो आएगा। अब मैं कहूँ आपको इसको x मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, ये हो गया 2x, ये हो गया 4x, और ये हो गया 3x। कोई दिक्कत, समस्या, दुख दर्द नहीं है। टोटल माना कितना था, कितना था 180, यहाँ पर इसको जोड़ लो, ये 2 + 4 कितना हो गया, 6 + 9 कितना हो गया, 6 + 3 9x बराबर कितना, 180। x का मान निकाल लो, x बराबर कितना, 9 दूनी 18, कितना 20 आ गया। मुझसे पूछा गया है सबसे बड़े बाह्य कोण, तो सबसे बड़ा बाह्य कोण कौन सा है इसमें, 4 है, 4x, तो 4 दूनी 8, ठीक है, सबसे बड़ा ये ना। त्रिभुज के सबसे बड़े बाह्य कोण का माप ज्ञात करो, तो सबसे बड़े बाह्य कोण का माप आपको ज्ञात करना है, ठीक है। एक एक करके देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, इसको मैं रफ कर रहा हूँ यहाँ से बच्चे, ये वाला जो लिखा है इसको रफ कर रहा हूँ, इधर का रहने देते हैं, ठीक है। सबसे बड़े बाह्य कोण की बात कर रहे हैं ना, ठीक है, हम सबसे बड़े बाह्य कोण की बात कर रहे हैं। देखो ये है आपका 2 है ना x का मान, तो ये हो जाएगा, इसको अगर हम करेंगे tan वाला, तो ये हो जाएगा 2 × 2 20, तो कितना हो जाएगा, 2 × 2 कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर हो जाएगा 40, और ये है 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा 80 डिग्री। फिर है आपका 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 60 डिग्री। क्लियर। अब त्रिभुज के बाह्य कोणों को 2 असंबद्ध तरीकों से आप योग के बराबर आप कर लें। जैसे 2 तरीके से कैसे करोगे, 40 और 80 को आप जोड़ें तो कितना होगा, देखो 40 और 8 4 कितना होता है 12 120। आप 40 और 60 को जोड़ें, 40 फिर इसको जोड़ लें,
40 को 60 के साथ कितना हो गया 100, क्योंकि 4 40 और 60 100 डिग्री। फिर आप क्या करेंगे 80 को 60 के साथ जोड़ो, 8 6 कितने होते हैं 14, 140 डिग्री। तो सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा क्या है 140, तो यही इसका आंसर है डी। बाकी का 120 से तो बड़ा ही है, 100 भी छोटा है, तो करेक्ट आंसर क्या है डी। चलिए 74 नंबर का क्वेश्चन बताइएगा। ये कह रहे हैं प्रवीण एक कार्य को मतलब कि 96 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि विकास उसी कार्य को 24 दिन में पूरा कर सकता है। प्रवीण और विकास दोनों मिलकर के कार्य पूरा करते हैं और कार्य पूरा करने के लिए उन्होंने 9,990 रुपये का वेतन मिलता है। विकास का हिस्सा क्या है? इससे इजी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है, मुझे ऐसा लगता है। क्या कुछ हो भी सकता है? आपको क्या लगता है बच्चे? हो भी सकता है, कैसे देखो। पहला कह रहा है प्रवीण, दूसरे में कह रहा है विकास, दोनों को बैठा दो, एक है 96 में और एक में है 24 में। एल्सम क्या हो जाएगा इनका? एल्सम हो जाएगा 96, ये जाएगा एक बार, ये जाएगा 4 दूनी 8, 4 चौक 16, ये जाएगा 4 बार। ठीक है, दोनों कितने में कर रहे हैं? दोनों मिलके कितने में कर रहे हैं? 1 + 4 कितने में हो गया? 5 में। रुपए कितने मिले हैं इनको? 9,990। करिएगा 5 से, कितनी बार जाएगा? 5 ही करना 5, 4 बचा 49 हो गया, 5 7 35। ठीक है, फिर 4 का ही पूछना है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो 5 ही करना 5, 4 बचेगा 49, 5 9 45, 4 बचा 5 9 45, फिर तो 5 9 45, फिर उसके बाद में आपका बचेगा 4 ही बचेगा, 5 9 45 40, 5 8 40, ये आ जाएगा। अब किसका है, किसका पूछा है बताओ? विकास का। तो 4 से मल्टीप्लिकेशन कर दो 1998 को, 8 चौक 32, तो देखो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 8 चौक 32 का 2 3, 9 चौक 36, 36 37 38 39, 92 वाला होना चाहिए, तो ये भी इसका राइट आंसर होगा। 82 नहीं होगा, 92, तो ये आ जाएगा आपका 7,992, तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी है। ये देखो 75, साधारण ब्याज पर मतलब कि आप देखो साधारण ब्याज पर गणना करने पर एक धनराशि 5 वर्ष बाद कितनी हो जाती है? 5178 रुपये हो जाती है। 6 वर्ष बाद 5678 हो जाती है। तो धनराशि याद करो, बताओ बेटा कितनी हो जाती है? देखो बहुत इजी है, इसमें कॉन्सेप्ट है, समझना। करो 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 करो, आओ देखो 6 वर्ष में साधारण ब्याज पर कितनी हो रही है, मुझे आप बताओ। 6 वर्ष में साधारण ब्याज पर कितनी हो रही है? 5678 हो रही है। कितनी हो रही है? 5678 हो रही है। तो मुझे बताओ 5 वर्ष में कितनी आ रही थी? 1 वर्ष का ही तो अंतर था, तो कितनी आ रही थी? 5178 हो रही थी, यही था। तो मुझे बताओ कि इसका डिफरेंस कितना आया? डिफरेंस आया कितना? 500 का। कितने का आया? 500 का। अब मुझे एक बात बताओ कि 5 वर्ष बाद कितनी हो रही है? 5 वर्ष बाद कह रहे हैं कि 5178 हो रही है। 5 वर्ष बाद 5178 हो रही है, किसका? रुपए में। किस पर? मूलधन प्लस आपके ब्याज पर। तो 5 वर्ष में कितनी है? 500 × 5, तो 5 पंजे कितनी होगी? 2500। अब मुझे बताओ कितनी थी टोटल? 5 वर्ष में कितनी हो रही थी? 5178 हो रही थी, और यहाँ पर कितनी हो रही है? 2500। तो इसको इसमें से घटा दो, आंसर वही मिलेगा। 8 7 और ये 11 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? 6 और ये 2, तो ये आना चाहिए 2678। कहाँ है इसका आंसर? 2678, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इजी इजी इजी। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को समझोगे तब आंसर आप निकाल सकते। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पर बच्चे क्योंकि टेस्ट है, अब टेस्ट पे मैं क्वेश्चन समझाने लगा डेप्थ में जाके पूरा उसका मेथड, तो फिर आपको लेने के देने पड़ जाएंगे 2 क्वेश्चनों में, मतलब कि 1 घंटा हो जाएगा। फिर 10 क्वेश्चन समझाऊंगा 1 घंटा, और मुझे 2 घंटे में पूरा टेस्ट भी लगाना है। ठीक है, तो थोड़ा सा समझो, और आपको भी लगाना तो उस फास्ट वे में, क्योंकि टेस्ट से आपका रिवीजन होता है, सीखते हैं जो नहीं मिलता आपको। 5 मित्रों की आयु है, जिसमें आपको दे देगा 6:4:1:5:4 के अनुपात में है। सभी छात्रों की औसत आयु 40 वर्ष के बराबर है, और सबसे छोटे और सबसे बड़े मित्र की आयु का याद करना है। इजी है, कुछ तो नहीं करना है। मैं तो कहूँगा भाई इजी है। क्यों कहूँगा? देखो कैसे समझना। यहाँ पर 5 मित्र आपके समक्ष दे के रखे हैं, ठीक है, जिसकी इतनी आयु दे के रखे हैं। मैं कहूँ आपसे
कि एक है 6:4x, 1x, 5x और 4x। टोटल हैं कितने? 5। तो ये हो जाएंगे 5 हैं, कितनी है 40, तो कितनी आ गई 5 चौक 20, मतलब कि 200 वर्ष टोटल आ गए इनका कुल। 200 वर्ष है कितनी? x का मान इनका सबको जोड़ लो, ये हो जाएगा 6 4 10 और 5 5 10, कितने हो गए 20। ये आ जाएगा 20x। 20x बराबर कितना? 200 के, तो ये चला जाएगा इससे, तो x का मान कितना आ गया? 10। x का मान कितना आ गया? 10। बस पूछा क्या आपसे? तो इन्होंने क्या कर रहा है, ये कह रहे हैं कि सबसे छोटे और सबसे बड़े मित्र की औसत आयु ज्ञात करो। तो सबसे छोटे की क्या है? x का मान क्या है? सबसे छोटा 1 है, तो x का बराबर कितना? 20, और सबसे बड़ा क्या है? 6। ठीक है, तो x का मान कितना है? ये 6x, तो इसमें रख देंगे 6 × 20, तो 6 दूनी 12। औसत का मतलब है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, तो दोनों की पूछिए तो 2 की हम बता रहे हैं, तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, जोड़ लो 120 और 20 40, और 2 से कर दो, कितनी आएगा? कितना आएगा? गलत तो नहीं कर रहे ना? सॉरी, गलती यहाँ हो गई है बच्चे, हो गई है गलती, क्योंकि x का मान हमने क्या मान लिया है, हम कह रहे हैं कि x का मान कितना आया था आपका? x बराबर 10 आया था। सॉरी, माइंड ब्लोइंग बच्चे, माइंड ब्लोइंग। 1 सेकेंड। x का जो मान आया है वो आया है 10, क्योंकि इसको काट रहे हैं ना हम। ठीक है, ये 20x, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा 10, और ये था 6x, तो कितना आ जाएगा? 6 × 10, तो 60 आ जाएगा। टोटल हुआ कितना बड़े और छोटे की? 60 + 10 बराबर कितना? 70। एवरेज है ना, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या 2, तो कितनी आएगी? 35, 35। तो 35 कहाँ है? 35 फर्स्ट ऑप्शन नंबर सी, दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश वाले विद्यार्थी बताओ बेटा, वीडियो को पोस्ट करके करेक्ट आंसर दो। 70 का 2, 72 का 2, 73 का, ये पैसेज पढ़ लो पहले, पैसेज पढ़ के 71 का आंसर दो आराम से, फिर 72 का आंसर दो, फिर 73 मैथ का, 74, 75, 76, फिर देखो 77 नंबर का। कुछ क्वेश्चन तो मैं आपसे पूछूंगा, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आप करें, बहुत ईजी है। एक कक्षा में देखो क्या कर रहा है, जैसे मैं आपको कुछ तरीका बता रहा हूँ। एक कक्षा में 40 लड़कों का एक समूह का औसत वजन कितना है? 40 किलोग्राम है, मतलब कि 40 का 40, तो ये 40 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 चौक 16, 1600 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं 30 लड़कों का दूसरे समूह का औसत वजन 50 है, तो 30 × 50, तो 5 दिया 1500। फिर कह रहे हैं आपसे कक्षा में 20 लड़कों के दूसरे समूह का औसत वजन 70 है, 20 लड़कों का 70, 7 दूनी 1400। फिर वो कह रहे हैं पूरी कक्षा का औसत वजन क्या है? तो ये लड़के कितने हो गए? ये हो जाएंगे 4 और 3 7 और 2 9, मतलब कि आपके 90 तो लड़के हो गए। ठीक है, 90 टोटल लड़के हो गए, इनका वजन इधर जोड़ लो, 2 जीरो ऐसे ही, 6 4 10 और 5 15 का 5 1, ये कितने हो गए? 3 और 1 4 45। तो देखो लड़के कितने हो गए? 90, और टोटल कितना हो गया एवरेज इसका? 45। तो आप मुझे बताओ कि 4500 को कितना करना है? 90 से करना है, 1 जीरो से ये चलाएगा, 9 पंजे 45, कितना बचेगा? 50। तो कितनी आ जाएगी? 50 किलोग्राम उसका आ जाएगा। तो कहाँ है 50? हैगा ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये होते हैं सवाल, ये इसी तरीके से सवाल होते हैं। ठीक है, तो 50 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, डी। क्या आ जाएगा आंसर? डी 50। नेक्स्ट, 2 बोतलें दे के रखी हैं, बताओ इस बोतल का भी यूनिट कर दो, कुछ तो नहीं करना है इसमें भी। 2 बोतलों में पानी और दूध का अनुपात है, ये सब अनुपात दे के रखे हैं, अलग अलग आपको अनुपात बना लेना है। देखो कैसे करना है, आइए फास्ट कर देते हैं। देखो एक है आपका मिल्क है और एक में आपका वाटर है, 2 बोतलें हैं अलग अलग है। जैसे कि पहले में जो दे के रखा है, मैं इसका एक का इधर ले लेता हूँ और एक दूसरे का, सॉरी वाटर और मिल्क है ना, तो ऐसे लिखेंगे हम। तो यहाँ पर लिखेंगे वाटर और मिल्क, एक ये है एक ये है, 2 हैं। ये पहले वाले में कह रहे हैं 7 अनुपात कितना है? 9। दूसरे में क्या कर रहे हैं? 3 अनुपात 5। इनका टोटल योग कितना हो गया? 7 और 9 का कितना होता है बच्चे? अगर हम जोड़ दें तो इसको
इनका योग हो जाएगा आपका 16, इनका योग कितना हो जाएगा 8। कोई समस्या यहाँ तक? इन दोनों का आप लैसे में से ले लो, मतलब कि 16 का और 8 का, तो कितना आएगा 16 आएगा 1 और ये हो जाएगा 2। किसी की कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होगी। अब यहाँ पर मुझे बताओ, इसका हमने लिया क्या यूनिट, 16 लिया। पहली बोतल का आप देखो, पहली बोतल में आप अगर हम देखें, पहली बोतल में यूनिट कितना है, पहली बोतल में यूनिट अगर हम देखें तो पहली बोतल का 7 का देखो। पहली बोतल में किसका देखना है, पानी का। पहली बोतल में पानी का देखो, यहाँ पे पानी का पहली बोतल में 7 अपॉन कितना था 16, एलसीएम कितना लिया था 16, तो कितनी बार जाएगा, एक बार, तो कितने आएगा 7। तो क्या है ये, वाटर है। पहली में ही, ये पहली में ही देख रहे हैं, पहली में ही अब इसको देखो पानी का 9/16 कितना था 16, तो ये चला जाएगा। तो कितना है, वाटर है आपका, सॉरी मिल्क है 9। इधर आओ दूसरे में, तो 3 बटे कितना है, योग है 8, 3 बटे योग कितना है 8 है, और एलसीएम कितना है 16, कितनी बार जाएगा 2, तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6। ये किसका है, पानी का है, वाटर है आपका 6। और इधर है आपका कितना, मिल्क का देख रहे हैं, ये तो वाटर आ गया 6, 5/8 और 16 इसका एलसीएम है, तो 8 दूनी 16, ये आ जाएगा 10। तो ये क्या है आपका मिल्क है, ठीक है, 10 आपका मिल्क है। अब मुझे बताओ, आपसे पूछा गया है दूध और पानी। देखो यहाँ पर कितना मिल्क है, मिल्क है आपके यहाँ का 9 है, यहाँ पे मिल्क कितना है 10, तो कितना हो गया आपका 19 मिल्क हो गया। मिल्क जो हो गया 19 हो गया। वाटर कितना है 7 यहाँ पर है, 6 यहाँ पर है, तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, कितना होगा 13। तो जो पानी है वो हो जाएगा कितना 13 है। तो देखो आपका ये रेशियो आना चाहिए, कितना आना चाहिए 19:13। कहीं है इसमें 19:13, हाँ जी है, ये है देखो 19:13, क्योंकि ये है आपका किसना, मिल्क का, और ये है वाटर का, और यही पूछा है दूध और पानी का, तो डी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिएगा, करिएगा इस क्वेश्चन को करिएगा, जो आपका 79 नंबर है, ठीक है। इस क्वेश्चन को करिएगा 79 नंबर। मैं आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर ए आएगा, बट आपको सोल्व करना है। इसका कहने का मतलब ये नहीं है कि अब आंसर बता दिया, बट आपको सोल्व करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 80 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है। ऐसा क्वेश्चन 2021 की परीक्षा में पूछा गया था, जैसे ये क्वेश्चन है 80 नंबर का। देखिए क्या है, क्वेश्चन को समझाते हैं, और लास्ट क्वेश्चन है ये क्लास का। ये कह रहे हैं आपसे कि नमक की खपत में परिवर्तन लगभग ज्ञात कीजिए जब बिया में 40% की वृद्धि हो जाती है, मतलब कि खर्च बढ़ता है, तो नमक की कीमत में भी क्या है, बस जैसे जैसे बिया बढ़ता है तो कीमत बढ़ जाएगी। मान लीजिए आज वस्तु 100 की बिक रही है, डिमांड उसकी ज़्यादा हो गई, बिया ज़्यादा हो गया, ठीक है, खर्च ज़्यादा हो गया, तो भाई कीमत भी बढ़ जाएगी। तो वही चीज़ें हैं। आइए देखो, जब बिया बराबर क्या होता है, पहले ये समझ में आता है कुछ आपको, बिया बराबर क्या होता है, आपको समझ में आता है कि मूल्य इंटू खपत, यही तो होता है बिया जब आप निकालते हो। तो मान लीजिए प्रारंभिक जो बिया कीमत है हमने 100 मानी, ठीक है, प्रारंभिक जो बिया कीमत कितनी थी हमने 100 मानी, तो कैसे निकालोगे, आप कहोगे कि मूल्य उसका क्या होना चाहिए 100, बिया मतलब कि 100, और खपत आप कहोगे, है कि नहीं, तो यही निकालोगे। वहीं नमक की कीमत में 30% की वृद्धि हो गई, तो उसके बिया में 40। तो मुझे बताओ कि जो बिया में कितनी हो रही है, वही देखो ये कह रहे हैं ना कि बिया में 40 की और कीमत में 30 की। तो मुझे आप बताओ बच्चे, तो इसकी जो बिया है तो कितना हो गया 40, और जो इसका वृद्धि हुई है कीमत में वो कितनी होगी 130। यहाँ तक कोई समस्या दुखदर तो नहीं। तो नई खपत यहाँ से आ जाएगी आपकी, नई खपत आ जाएगी, ठीक है, नई खपत आ गई। उसके बाद पुरानी खपत की बात कर लें, तो पुरानी जो खपत है, पुरानी खपत तो आपकी 1 इकाई है, 1 यूनिट है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये पहली वाली है, ये दूसरी नई वाली है, तो ये तो 1 ही इकाई है, 1 यूनिट है। और नई खपत में कितना है, नई खपत में आपका 0 से 0 कट गया इससे, तो ये आ जाएगा आपका 14/13 है, ये दूसरी है नई खपत है, ये पुरानी है, ये नई है। तो आप मुझे बताओ कितने की वृद्धि हो रही है यहाँ पे, कितने की वृद्धि हो रही है 1 की, किस पे हो रही है सर 13 पे वृद्धि हो रही है। तो 1/13 इंटू परसेंटेज में पूछा है, तो बता दो परसेंटेज में पूछा है,
तो ये ऊपर चला जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 को 13 से करो, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, 9 बचेगा। अब या तो लिख लो आप 7 सही 9/13, या फिर आप लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं इसमें 7.69 एट डैश कुछ, ठीक है, इस तरीके से आएगा। तो 7 पॉइंट यही है इसका राइट आंसर, मतलब कि आप देखोगे सी इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये मैंने एकदम आपको लिख के बाकायदे दिखाया है कि किस तरीके से नई खपत और पुरानी खपत में बात करते। नहीं तो मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था कि मान लेंगे हम 100 और उसकी जो बिया था वो 100 था, लेकिन बढ़ के कितना हो गया, इतने % की होगी। देखो अब मैं आपको कर देता हूँ, ये है मेरा शॉर्ट तरीका। ये तो मैंने आपको बताया किस तरीके से। अब मान लीजिए मैं पर्सनली इसको करूँगा, तो मैं कहूँगा माना कि बिया कितना था, 100 था, तो इसमें 40 की वृद्धि हुई तो कितना है, 140। और मैंने कहा नमक की जो कीमत थी ना, कीमत भी 100 थी, तो अब उसका 30% की वृद्धि तो 130। तो मैं तो ये करता और इसको क्या करता, बस कर देता। कितने का हुआ, 1 का। किस पर हुआ, 13 पे % पूछे, लो जी। तो फिर मैं यहीं पे इसको कट कर देता। तो 13 सत्ते 91, 91 मतलब कि 9। अब इसको कटो, 13 फिर 13 78, ठीक है। तो 7.69% का आ जाता। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चे ये था आपका जो टेस्ट था। इस टेस्ट को हमने फुल एंड फाइनल आपके साथ में डिस्कस किया। जो इंग्लिश वाले विद्यार्थी हैं वो भी देख लें क्वेश्चन को, 77 नंबर का और 78 नंबर, 79 नंबर और 80 नंबर। चलिए, तो बच्चे फाइनली हमने क्या किया है, आपसे जो टेस्ट नंबर, ठीक है, टेस्ट जो आपका 6 है, जो कि सीसैट पर ओरिएंट है, आपसे हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज की क्लासेस में इतना ही रहने देते हैं प्यारे बच्चे। मिलते हैं आपसे इसके जीएस के पार्ट पर, जीएस के टेस्ट पर। तब तक के लिए मल्ला आके पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय।